वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम आयर पीडब्ल्यू का चैप्टर नंबर 8 811 तक हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। अब है चैप्टर नंबर 8 के पैरा 812 टेम्पररी सिग्नल्स इन इमरजेंसी। टेम्पररी सिग्नल इन इमरजेंसी इमरजेंसी सिचुएशन में टेम्पररी सिग्नल किस तरीके की हो उसके बारे में बात हो रही है। तो आए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है उसी को पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्या कहता है मेरा मैनुअल इसके ताल्लुक से? whenever in consequence whenever in consequence of an obstruction of a line or for any other reason it is necessary it is necessary for a railway servant it is necessary for a railway servant to stop approaching train, he shall plant a danger signal at the spot and proceed with all haste in the direction of an approaching train with a danger signal. Red flag by day and red light by night to a point 600 meters from the obstruction and place one detonator on the line, after which he shall proceed further for not less than 1200 meters from the obstruction and place three detonators on the line 10 meters apart. He shall then take a stand at a place not less than 45 meters from there, from where he can obtain a good view of an approaching train and continue to exhibit the danger signal until recalled. इतना लंबा चौड़ा मैंने पढ़ दिया, मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। क्या कह रहा मेरा मैनुअल कि जब भी whenever in consequence of an obstruction of a line for any other reason or for any other reason, यानी कि मेरे लाइन में किसी तरह की बाधा पैदा हो गई है या किसी और कारण की वजह से अगर किसी रेलवे सर्वेंट को गाड़ी को रोकना जरूरी हो जाता है तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? ही शैल प्लांट अ डेंजर सिग्नल एट द स्पॉट। उस स्पॉट पर वो डेंजर सिग्नल प्लांट करेगा एंड यानी कि वहां पर वो बावटा लगा देगा, यानी हमारा रेड फ्लैग होता है वो लगा देगा दिन का टाइम है तो, और रात का टाइम है तो रेड लाइट। एंड प्रोसीड, फिर आगे बढ़ेगा। प्रोसीड विथ ऑल हेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन, जिस दिशा से गाड़ी आने वाली उस दिशा में वो जल्दी जल्दी में जाएगा। विथ अ डेंजर सिग्नल, हाथ में एक डेंजर सिग्नल लिया होगा। दिन का समय है तो रेड फ्लैग ले होगा, रात के टाइम है तो रेड लाइट होगी। कहां तक जाएगा? टू अ पॉइंट 600 मीटर्स फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन, 600 मीटर की दूरी तक जाएगा। और वहां जाकर वो क्या करेगा? ही विल प्लेस वन डेटोनेटर ऑन द लाइन, लाइन पर एक डेटोनेटर लगा देगा। आफ्टर विच, डेटोनेटर लगा दिया, उसके बाद क्या करेगा? आफ्टर विच ही शैल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ेगा फॉर नॉट लेस देन 1200 मीटर। तो कम से कम कहां तक जाएगा? 1200 मीटर जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन से दूरी तक 1200 मीटर तक जाएगा। एंड आगे क्या करेगा? प्लेस थ्री डेटोनेटर्स ऑन द लाइन अपार्ट, ऑन द लाइन 10 मीटर्स अपार्ट, यानी फिर वहां क्या करेगा? 1200 मीटर पे जाके तीन डेटोनेटर है 10-10 मीटर की दूरी पर लगाएगा। इतना काम उसने कर दिया। फिर आगे क्या करना है उसको? आप आगे उसको क्या करना है? तो क्या कहा जा रहा है? ही शुड देन टेक अ स्टैंड, फिर वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। ही शुड देन टेक अ स्टैंड एट अ प्लेस, यानी कि खड़ा होना है उसको। टेक अ स्टैंड एट अ प्लेस नॉट लेस देन 45 मीटर फ्रॉम देयर, फ्रॉम वेयर ही कैन ऑब्टेन अ गुड व्यू ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन, यानी कि कम से कम 45 मीटर दूर आखिरी डेटोनेटर से खड़ा होगा। ऐसी जगह से खड़ा होगा जहां से आने वाली गाड़ी को वो देख सके। और साथ ही साथ में कंटिन्यू टू एग्जिबिट द डेंजर सिग्नल अंटिल रिकॉल, यानी कि डेंजर सिग्नल दिखाता रहेगा जब तक उसको बुलाया ना जाएगा। बुलाने का मतलब क्या है? जब इमरजेंसी कुछ सिचुएशन आ गई है तो आप जो है, एक काम तो पहला हमारा की प्रोटेक्शन करना, साथ ही साथ में हमारा दूसरा काम ये होगा कि जो है हम किसी ना किसी साथी को, स्टेशन मास्टर को, पीडब्ल्यूआई को, मुकादम को, किसी ना किसी को बताएंगे तो हमारी मदद के लिए आएगा वो। तब तक वैसे ही खड़ा रहना है अंटिल रिकॉल्ड। इफ रिकॉल्ड यानी बुलाया गया, भाई कोई आ गया, आपको बोलेगा कि लौट के आ जाओ, देन क्या कह रहे हैं? इफ रिकॉल ही शैल लीव ऑन द लाइन थ्री डेटोनेटर्स ऑन हिज वे बैक, पिक अप द इंटरमीडिएट डेटोनेटर कंटिन्यूइंग टू शो द डेंजर सिग्नल। यानी जब उसको लौट के आने के लिए कहा जाएगा तो वो तीन डेटोनेटर जो लगाया था उसने 1200 मीटर की दूरी पे 10-10 मीटर के अंतराल पर उनको रहने देगा। बट वॉट ही इज गोइंग टू डू, क्या करेगा? ऑन इज वे बैक पिकअप द इंटरमीडिएट डेटोनेटर, यानी 600 मीटर वाला डेटोनेटर उसे निकाल लेना है और डेंजर सिग्नल बराबर वो शो करता रहेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा।
ओके, वापस से मैं रिपीट करता हूं कि अगर ट्रैक पर मेरे किसी भी प्रकार की बाधा प्रोड्यूस प्रोड्यूस पैदा हो जाए या किसी प्रकार का इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और रेलवे सर्वेंट को लगता है कि नहीं अब गाड़ी को रोकना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो ये और स्पॉट पर डेंजर सिग्नल लगा देगा और आने वाली गाड़ी की दिशा में वो चलते हुए चला जाएगा और वहां पर जो है डेंजर सिग्नल हाथ में लेते हुए जाएगा और जहां पर 600 मीटर आएगा वहां पर एक डेटोनेटर लगा देगा। उसके बाद में आगे बढ़ के जाएगा, 1200 मीटर तक चलते हुए चला जाएगा इसी प्रकार से, और 3 डेटोनेटर 10-10 मीटर के अंतराल पर लगाएगा। और फिर जो आखिरी डेटोनेटर से कम 45 मीटर की दूरी पर जाके ऐसी जगह खड़ा होगा जहां से आने वाली गाड़ी को वो देख सके और हाथ में उसके डेंजर सिग्नल होगा। कि वो तब तक खड़ा रहेगा जब तक कि कोई उसको रिकॉल ना करे, यानी कोई बुलाए ना। अच्छा, कोई आ गया बुलाने लगा कि चलो ठीक है आप आ जाओ अभी, तब उस परिस्थिति में क्या है, इफ रिकॉल ही शैल लीव ऑन द लाइन 3 डेटोनेटर। 1200 मीटर पे जो 3 डेटोनेटर लगे थे उन्हें वैसे ही लगे रहने देगा, लेकिन जो 600 मीटर पर डेटोनेटर लगा था उसको वो निकाल लेगा, लेकिन डेंजर सिग्नल डेंजर सिग्नल शो करते ही उसको आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑन सिंगल लाइन द लाइन मस्ट बी प्रोटेक्टेड ऑन ईच साइड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। अब जाहिर सी बात है, सिंगल लाइन का मतलब क्या है भाई, एक ही रेलवे लाइन है, उसी में डाउन डाउन का भाई ट्रैफिक जा रहा है, आपका भी जा रहा है, डाउन की भी ट्रेन जा रही है, आपकी भी ट्रेन जा रही है, तो उसमें दोनों तरफ प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, है कि नहीं। दिस इज वेरी मच कॉमन थिंग, वी ऑल नो वेरी मच, अच्छी तरह से हम जानते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, पैरा 812 में, वेयर देर आर एडजेसेंट लाइन्स, जहां पर एडजेसेंट यानी बगल में भी लाइनें हैं, वेयर देर आर एडजेसेंट लाइन्स एंड इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट सच लाइन्स, उन लाइनों को भी प्रोटेक्ट करना है, यानी इमरजेंसी नेचर ऐसा है कि उन लाइनों को भी प्रोटेक्ट करना है, तो क्या कर रहे हैं, द एक्शन शुड बी टेकन ऑन ईच साइड सच लाइन इन अ सिमिलर मैनर। बिल्कुल इसी प्रकार का प्रोटेक्शन उन लाइनों पर भी करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट पैरा 813। 812 में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। 100 मीटर पर क्यों लेके सर चला जाएगा? भाई मैनुअल ऐसा कह रहा है कि जब वहां पर जब उसको लौट के आना है तो 1200 मीटर पे 3 डेटोनेटर लगाया अलर्ट करने के लिए, लेकिन मैनुअल कह रहा है कि इंटरमीडिएट जो है 600 मीटर वाला उसको निकाल देगा, कह रहा है वो। मैनुअल तो यही कर रहा है, ऑन हिज वे बैक, देखिए, ऑन हिज वे बैक पिकअप द इंटरमीडिएट डेटोनेटर कंटिन्यू टू शो द डेंजर सिग्नल। एक्चुअली क्या है, हम प्रोटेक्शन जो करते हैं ना, हमारा फुल प्रोटेक्शन 1200 मीटर पर होता है, हमारा फुल प्रोटेक्शन 1200 मीटर पे होता है। तो अब जा रहा आदमी जो स्पॉट पर उसने डेंजर सिग्नल लगा दिया है, फिर आगे जा रहा है 600 पे लगा के 1200 पे जा रहा है, तो बेसिकली लॉजिक ये रहता है कि भाई आने वाली गाड़ी आने तक हम लोग जो 600 पे एक लगा देते हैं हम लोग, फिर आगे जाते हैं। जब फुल प्रोटेक्शन हो गया तो उसके बाद में जब हम वहां पर वर्क साइड पे पहुंच ही जाएंगे, हमारे पास जब रिकॉल किया तो हमारे हम भी साथ में ऑन द स्पॉट वहां कम से कम 2 आदमी तो होंगे, जो आदमी ने प्रोटेक्शन किया वो, और उसके साथ में जो है रिपेयर के लिए होगा कम से कम 2 लोग होंगे। तो वहां पे ये मैनुअल, अब रीजन एग्जैक्टली आई डोंट नो कि इंटरमीडिएट वाले को निकालने क्यों कहा है, लेकिन ये है कि वहां पर लोग होंगे। ठीक है, पैरा 813 में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे क्या पूछा, एडजेसेंट लाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो तभी प्रोटेक्ट करना है क्या, तो ये पूछा है ना, देखो आगे कहा भी है ना उन्होंने कि वेयर देर आर एडजेसेंट लाइन्स, where there are adjacent line and it is necessary to protect such lines, action should be taken on each such line in a similar manner। यानी कि अगर कुछ ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन मेरे लाइन पर हो रहा है कि एडजेसेंट लाइन को भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, तो कहा है कि उसके लिए भी वही नियम लागू है जो इस लाइन के लिए है, उसके लिए भी वही तरीका है, यानी उस पर भी उसी प्रकार का प्रोटेक्शन करना है कि नहीं। बस ये देखना है कि डायरेक्शन ट्रेन की क्या है, उस डायरेक्शन के हिसाब से इनकमिंग ट्रेन के लिए सेम वे प्रोटेक्शन एडजेसेंट लाइन में भी करना, अगर वहां पे कुछ अनसेफ है। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे ये कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम दैट कि कहीं पर हम ये कहें व्हाट वी से बकलिंग हो गई। अब बकलिंग के टाइम पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर लाइन में बकलिंग हुई, मेरी लाइन पहले तो मान के चलो बिल्कुल स्ट्रेट थी, पहले मेरी लाइन बिल्कुल सीधी थी, 2 लाइनें थी मान के चलो, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, ये जो पर्टिकुलर एक लाइन जो है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये इट गॉट बकल्ड, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा, ये इसका बकलिंग जो हुआ,
ये बकल होने के बाद में ये जो है हमारी जो बाजू की ये जो एडजेसेंट लाइन है, इससे जो है ये जो डिस्टेंस अब ये इन्फ्रिंज होने लगा। व्हाट हैपेंड कि भाई ये डिस्टेंस जो है इन्फ्रिंज करने लगा। ये जो दूरी जो होती है ना इसके बीच में, दो ट्रैक के बीच में, इट स्टार्टेड इन्फ्रिंजिंग इट, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, तो ये लाइन में भी प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, इस लाइन में भी हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। देखेंगे अगर कॉशन ऑर्डर पे गाड़ी पास कर सकते तो ठीक है, नहीं तो अगर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा तो प्रोटेक्शन करेंगे। ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से वॉश ऑफ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, जस्ट एक हमने देख लिया। नेक्स्ट इज पैरा 813। पैरा 813, periodical notice of engineering restriction। जस्ट अ मिनट, एक और क्वेश्चन आया है। RS has limited number of detonator intermediate detonate 6 mm that will सर सुनील सर, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे। नहीं सर, ये बोल रहा था जो सर 600 मीटर पे जो इंटरमीडिएट डेटोनेटर है सर, वो हाँ वो उठा के सर दूसरी लाइन की तरफ यूज किया जाएगा सर। हाँ, वो शायद कर सकते होंगे। उसी वो लिए सर उसको इंटरमीडिएट को पिकअप करते हैं सर उसको। ओके ओके, ठीक है ठीक है। इंटरमीडिएट को इसलिए पिकअप करते हैं ताकि उसको दूसरी जगह रीयूज कर सकते हैं हम लोग। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो पैरा 813, periodical notice of engineering restriction। periodical notice of engineering restriction, तो उसके बारे में क्या है देख लेते एक बार। फॉर वर्क्स इन्वॉल्विंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन्स, फॉर वर्क्स इन्वॉल्विंग फॉलोइंग, फर्निशिंग फॉलोइंग डिटेल्स। क्या कह रहे हैं, जो इंजीनियरिंग के ऐसे काम है जिसके अंदर की स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ रहा है, यानी कॉशन ऑर्डर इंपोज करना पड़ रहा है, तो डीएन विल अरेंज पब्लिकेशन इन द पीरियोडिकल गजेट ऑफ द रेलवे। तो डीएन हैज टू पब्लिश इट। क्या है वो उसके अंदर, वो देख लेते हैं हम लोग। Name of the block station on either side of the site where the engineering work will be undertaken in order that caution orders may be issued, kilometerage of site of work, restricted speed and stop dead restriction to be observed by driver, nature of work being undertaken और reason for restriction। एक्चुअली ये जो नाम उन्होंने दिया ना, पीरियोडिकल नोटिस फॉर इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शन, ये जो है हम सभी लोगों ने देखा होगा। हम आम तौर पे फील्ड, ये हम इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑफिस से जनरली ये जारी होता है। दैट इज नथिंग बट कॉशन ऑर्डर बुकलेट बोलते हैं, कॉशन ऑर्डर पेज बोलते हैं ना, बुकलेट तो नहीं बोलेंगे। कई जगह 4-5 पेज का होता है, कहीं 1 पेज का भी हो सकता है। तो है ना, कॉशन ऑर्डर जो डेली प्रिंट होती है, it is nothing but that only. For works involving restriction of speeds of train, the DN will arrange publication in the periodical gazette of the railway following furnishing following detail। तो क्या है उसके अंदर रहेगा, नेम ऑफ द ब्लॉक स्टेशन ऑन आइदर साइड, यानी जहां पर कॉशन ऑर्डर लगा उसके आगे के पीछे के स्टेशन कौन से हैं। हाँ, दूसरा किलोमीटर ऑफ साइट ऑफ वर्क, क्या किलोमीटर पे वो कॉशन ऑर्डर इंपोज होगा, क्या स्पीड से गाड़ी, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, क्या स्पीड से गाड़ी को पास करना है, ये स्टॉप डेड रेस्ट्रिक्शन है, क्या है वो सारे इंस्ट्रक्शन ड्राइवर के लिए। इसी तरह से नेचर ऑफ वर्क बीइंग अंडरटेकन और रीजंस फॉर रेस्ट्रिक्शन, और किस तरीके का काम किया जा रहा है या किस कारण से रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया गया है, ये सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर फर्निश की जाती है। और पांचवा जो है इसको टीडीसी बोलते हैं, है कि ना, टीडीसी प्रोबेबल ड्यूरेशन यानी टेम्पररी डेट ऑफ क्लियरिंग या कैंसिलेशन, है ना, टेम्पररी डेट ऑफ कैंसिलेशन। तो ये इतनी सारी चीजें हमारी होती है, कॉशन ऑर्डर बुकलेट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती है। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, जो हमारे जो स्टेशन मास्टर के पास बोलो या ड्राइवर के पास, गार्ड के पास, एवरी डे वो एक कॉपी लेकर जाते। इवन हमारे जो है जो भी फील्ड में ओपन लाइन में काम करने वाले लोग है, पीडब्ल्यूआई बोलो या इन लोग, ये जो है इनके पास एवरी डे जो है वो अपने पास ये कॉपी रखते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जो भी काम हमारा होता है उसके हिसाब से उसको अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पैरा 814। पैरा 814, दैट इज परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंडिकेटर। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंडिकेटर, अभी हमने जो पढ़ा था टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स्ड सिग्नल, पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने, या अभी हमने जो बुक जो पढ़ा ना, डीएन गजट जारी करेगा पैरा 813 में, ये सब चीजें थी टेम्पररी पीरियड के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, कुछ काम के लिए स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना।
इट कैन बी आइदर ड्यू टू डिफेक्ट इन ट्रैक और सम प्लान्ड मेंटेनेंस वर्क गोइंग ऑन, है कि नहीं। ट्रैक में किसी प्रकार का इमरजेंसी के लिए हो सकता है, कोई डिफेक्ट की वजह से हो सकता है, या कोई प्लान्ड वर्क है जो कि करना जरूरी है, इस वजह से हो सकता है। दिस 814 इज डिफरेंट। पैरा 814 थोड़ा सा अलग है। क्या है? परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंडिकेटर्स। ठीक है, अब इसको मैं पढ़ता हूं, फिर साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन भी करते चले जाता हूं। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोर्ड्स, पॉइंट नंबर 1 है इसके अंदर, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन बोर्ड। शॉर्ट फॉर्म में परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन को लोग क्या कहते हैं? हम लोग पीएसआर, पीएसआर, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 का ए पढ़ लेता हूं मैं जरा। परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इन फोर्स आर नोटिफाइड इन वर्किंग टाइम टेबल। ये पिछले लेक्चरों में भी बीच में कहीं पर आया था कि कहां पे नोटिफाई किया जाता है। तो परमानेंट यानी पीएसआर इनफोर्स आर नोटिफाइड इन वर्किंग टाइम टेबल। हमारे डिवीजन का टाइम वर्किंग टाइम टेबल की बुकलेट होती है, जिसके अंदर हमारी जितनी भी स्केड्यूल्ड ट्रेन है उसका टाइमिंग वगैरह, उसके बारे में सारी जानकारी, नॉट ओनली फॉर द ट्रेन, हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है पूरा का पूरा डिवीजन से बुकलेट जारी होती है, उसके अंदर लिखा जाता है। तो उसके अंदर एक चीज ये भी होती है, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन किस सेक्शन में कहां कहां पर है और क्या स्पीड है और कारण क्या है उसका। तो यही कहा जा रहा है, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इन फोर्स आर नोटिफाइड इन वर्किंग टाइम टेबल। द स्पीड इंडिकेटर्स आर इरेक्टेड, the speed indicators are erected to indicate to the driver the speed restriction to be observed। स्पीड इंडिकेटर इरेक्ट किया जाता है, यानी उसके अंदर भी जैसे टेम्पररी में उसमें स्पीड इंडिकेटर वहां भी लगाया जाता है, इरेक्टेड टू इंडिकेट द ड्राइवर स्पीड रेस्ट्रिक्शन टू बी ऑब्जर्व। देखिए एक चीज तो है कि वर्किंग टाइम टेबल के अंदर लिख दिया है कि फला फला लाइन में फला फला सेक्शन के बीच में फला फला किलोमीटर पर परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, ज्योमेट्रिकल रीजन, कुछ वीक है या कुछ भी ग्रेड है, वहां पे कुछ ना कुछ फीचर्स है, वो लिख दिया जाता है। लेकिन ड्राइवर को याद आने के लिए कि भाई ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां पर मुझे इसको फॉलो करना है, तो वहां पर एक बोर्ड भी लगाना पड़ेगा, यानी स्पीड इंडिकेटर बोर्ड भी लगाना पड़ेगा कि आप यहां से किस स्पीड में पास हो, ठीक है नहीं। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन का, बिटवीन स्टेशन एंड एट स्टेशन, बिटवीन स्टेशन एंड एट स्टेशन ड्यू टू व्हीकल ट्रैक और ब्रिजेस, ट्रैक हमारा जो है कमजोर है या ब्रिज कमजोर है, या रेस्ट्रिक्शन ऑन कर्व्स, गोलाई की वजह से, कुछ कर्वेचर ज्यादा होने की वजह से परमानेंट स्पीड है। देखिए सिंपल है, कर्वेचर के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, रेस्ट्रिक्शन ऑन कर्व्स, कर्वेचर की अगर हम बात करेंगे तो जितना शार्प कर्व होगा उधर पे उतना ही जो है ज्यादा कैंट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब कैंट जो है सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ज्योमेट्री एज वेल एज स्पीड। ठीक है, अगर मैं सेक्शन की स्पीड जो मुझे चाहिए डिजायरेबल वही रखूंगा और वहां पे शार्प कर्व है, तो एट टाइम्स व्हाट हैपेंस, एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा क्या कहेंगे कि परमिसिबल जो है कैंट है मैक्सिमम, उसको भी एक्सीड करके ज्यादा है। तो वो परिस्थिति में जो सेक्शन की नॉर्मल स्पीड है वहां से गाड़ी नहीं पास हो पाएगी, तो थोड़ा सा स्पीड को कम करना पड़ता है। दैट इज नथिंग परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन। तो इसके लिए रेस्ट्रिक्शन ऑन कर्व्स, इसी तरह से ग्रेड्स एंड पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो है ज्योमेट्रिकल रीजंस की वजह से होता है, यानी वहां पर कुछ ऐसी ज्योमेट्री है विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, और उस कारण से या तो ट्रैक हमारा कमजोर होगा या वहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन होगा या ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स होगी, तो इसलिए परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। हाँ ये जरूर है कि कोशिश करना चाहिए कि जो परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो लगा हुआ है, तो जिन भी कारणों से इंजीनियरिंग रीजंस की वजह से लगा है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर बी पढ़ लेता हूं मैं। द indicators to be used are similar to those used for temporary restriction, यानी बोर्ड्स वगैरह यहाँ पे इंडिकेटर ने बोर्ड वैसे ही है, similar to those used for temporary restriction। what is mean that by that, बिल्कुल वही बोर्ड यहाँ पर भी इस्तेमाल होंगे, यानी नेमली कॉशन, आगे आपने कॉशन लगा ना, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन भी एक तरीके का कॉशन है, तो कॉशन इंडिकेटर बोर्ड लगेगा, स्पीड इंडिकेटर या स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड एज द केस में भी, एंड टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड टीपी एंड टीजे एज द केस में भी लगाए जाएंगे। द डिटेल्स ऑफ द इंडिकेटर एंड द डिस्टेंस एट विच दे आर टू बी फिक्स आर द सेम इन बोथ द केसेस, यानी चाहे टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन हो या परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन, बोर्ड का शेप वही होगा, दूरी वही होगी।
ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, बस ये है कि वो पर्टिकुलर समय के लिए रहेगा, या थोड़ा ज्यादा समय तक के लिए होगा। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं आगे। साइडिंग बोर्ड, साइडिंग बोर्ड, ठीक है, इसको जरा हम देख लेते हैं। When speed restriction has been imposed on account of facing points on an outlying siding and S marker, ये मेरे पिछले टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन रखा था जहां तक मुझे याद है। साइडिंग बोर्ड्स क्या कह रहे हैं, मैं इसको एक बार फिर से रीड आउट करता हूं आपके लिए। When speed restriction has been imposed, एक स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया, कॉशन ऑर्डर लगाया हमने, on account of facing points of an outlying siding, on account of facing points of an outlying siding, an S marker, what is meant by that? A circular board of 1 meter dia painted yellow with 300 mm letter S painted in black on it should be fixed at the points in addition to the speed and caution boards fixed in rear of the points. Where, however, the sanctioned speed of the section does not exceed 50 km, the speed indicator on the S board need not be provided except where the speed of the point is less than sanctioned speed of the section. S marker should be so fixed that the center of the board is 2 meter above the rail level. इसको जरा हम एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, साइडिंग बोर्ड है। When speed restriction has been imposed on account of facing points of an outlying siding, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई फेसिंग पॉइंट है कोई साइडिंग के, वहां पर लगा जाए। When speed restriction has been imposed on account of facing points of an outlying siding, an S marker board should be fixed at the point in addition to the speed and caution board. यानी स्पीड बोर्ड, कॉशन बोर्ड के अलावा वो पर्टिकुलर पॉइंट पर साइडिंग बोर्ड यानी कि एस मार्कर बोर्ड भी हमें लगाना होगा। ठीक है, however the sanction speed of the section does not, however where, यानी जहां पर सैंक्शन स्पीड ऑफ द सेक्शन डज नॉट एक्सीड 50 kmph, यानी ऐसा साइडिंग है जहां पर 50 kmph से ज्यादा की स्पीड पर गाड़ी नहीं जा सकती है, सैंक्शन स्पीड उसकी 50 kmph से कम है, तो वहां पर कह रहे हैं द स्पीड इंडिकेटर एंड एस बोर्ड नीड नॉट बी प्रोवाइडेड। उस परिस्थिति में एस बोर्ड और स्पीड इंडिकेटर बोर्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक्सेप्ट where the speed of the points is less than sanctioned speed of the section. सिर्फ एक परिस्थिति में, except where the speed over the points is less than sanctioned speed of the section. S marker should be so fixed that the center of the board is 2 meter above the rail level. पॉइंट नंबर 3 हम देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, बोर्ड इंडिकेटिंग स्पीड ओवर पॉइंट, board indicating speed over points, where the speed over the points at a station is less than the speed sanctioned at other stations on the same section, where the speed over the points at a station is less than the speed sanctioned at other stations on the same section, a permanent speed indicator should be fixed on the first approach signal of the station. यानी कि पॉइंट के ऊपर से अगर कुछ पर्टिकुलर स्पीड पे गाड़ी को पास करना है, रिड्यूस स्पीड पर गाड़ी को पास करना है, तो क्या कहा जा रहा है, वहां पर क्या किया जाएगा, एक परमानेंट स्पीड इंडिकेटर को फिक्स कर दिया जाएगा फर्स्ट अप्रोच सिग्नल पर स्टेशन के। नेक्स्ट इज द पोस्ट ऑफ परमानेंट स्पीड इंडिकेटर मार्कर बोर्ड शुड बी पेंटेड विथ 300 mm हाई बैंड्स इन व्हाइट एंड ब्लैक। ये तो सब जगह कॉमन है, टेम्पररी में भी यही था। जो पोस्ट होगा यानी कि जो पोल होगा जिसके ऊपर आप बोर्ड लगाएंगे परमानेंट स्पीड इंडिकेटर का, तो वो जो पोल होगा वो 300 mm का ऑल्टरनेट बैंड ब्लैक व्हाइट जीब्रा के सॉर्ट ऑफ 300 mm हाइट का होगा। नेक्स्ट इज where the permanent speed restriction is in force on any intermediate track, where permanent speed restriction is in force on any intermediate track on triple और मल्टीपल लाइन्स। यानी कई बार ऐसा होता है कि पीएसआर जो है बीच की लाइन है ना, 3 लाइन या 4 लाइन है, उसके अंदर जो बीच की लाइन इंटरमीडिएट ट्रैक यानी कि बीच वाली लाइन,
where a permanent speed restriction is enforced on any intermediate track on triple or multiple line, the engineering indicator should be fixed between tracks to within 300 mm from rail level to avoid infringement of standard dimension. ये भी हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, याद होगा आपको कि देखिए नॉर्मली तो क्या है कि सेस के अंदर आप कहीं पर लिखा है 2 मीटर रेल लेवल से लगाएं, कहीं पर लिखा है इंडिकेटर टर्मिनेशन बोर्ड पे 1.65 मीटर लगाएं, लेकिन जहां पे इंटरमीडिएट लाइन यानी बीच वाली लाइन है वहां जब इंजीनियरिंग इंडिकेटर बोर्ड को लगाना है तो कैसे लगेंगे? द दे शुड बी फिक्स बिटवीन ट्रैक्स टू विद इन 300 mm फ्रॉम रेल लेवल, यानी जो बोर्ड होगा, बोर्ड का जो बॉटम का हिस्सा होगा वो रेल लेवल से 300 mm के अंदर अंदर उसको लगा देना है। एट टाइम्स आपने देखा होगा मल्टीपल लाइन सेक्शन में बिल्कुल जमीन में ही लगा दिया जैसा दिखाई देता है, तो यहाँ पर इतना भी नीचे ना लगाएं कि जो आगे जो ब्लास्ट वगैरह पड़ी उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेकिन 300 mm मैक्सिमम एक लिमिट दे दिया है कि पूरा ब्लास्ट के अंदर भी नहीं होना चाहिए पेनिट्रेटेड, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, तो 300 mm के अंदर अंदर रेल लेवल से होना चाहिए, चाहे वो पीएसआर का बोर्ड हो चाहे वो टीएसआर का बोर्ड हो, टेम्पररी स्पीड रेस्ट्रिक्शन हो या परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन हो। पैरा 815। पर सैंक्शन स्पीड से कम है, गाड़ी चल रही है, हाँ तो फिर क्यों स्पीड देखिए, रिस्ट्रिक्शन सर देखिए सर लगाते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर स्टेशन है, एक पर्टिकुलर स्टेशन है, वहां पर ये पर्टिकुलर स्पीड से गाड़ी को जाना है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरा है, एक मेरा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर ड्यू टू ज्योमेट्री बोलो या ड्यू टू एनी फैक्टर मुझे उसको थोड़ा और कम स्पीड में गाड़ी को लेकर जाना है ना, तो हाँ, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम लोग जो है ये बोर्ड लगा देंगे, यही वाला ना पॉइंट नंबर 3 आप पूछ रहे हैं शायद से सर। हाँ सर। हाँ तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे आमतौर पे फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टेशन ले लिया, मान के चलो कि वहां पर जो है 30 kmph पे गाड़ियों को आना है, ठीक है, ये एक परमानेंट इंडिकेटर है कि 30 kmph पे गाड़ियों को नॉर्मली आना है उसका, ठीक है, स्टेशन वर्किंग डायग्राम में लिखा हुआ है या वट जो होगा जीएनएसआर में जो भी कंडीशन होगी, मान के चलो 30 kmph पे गाड़ी को आना, लेकिन एक मेरा एक पर्टिकुलर पॉइंट है, उसकी ज्योमेट्री के आधार पर या उसकी कंडीशन के आधार पर अब मैं गाड़ी को 30 पे नहीं लेके जाना चाहता, मैं 15 से लेकर जाना हूँ, मुझे 25 से लेकर जाना है, तो उस परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, वहां बोर्ड लगाना पड़ेगा और उस पर लिखा रहेगा कि भाई ये पर्टिकुलर टर्नआउट से आप जाओगे तो ये फॉलो करना है। आपने देखा होगा कई बार स्पीड इंडिकेटर बोर्ड पे लिखा रहता है फॉर टर्नआउट, फॉर दिस लाइन, फॉर लूप लाइन, समथिंग कुछ ना कुछ लिखा रहता ना, यानी आप सीधे रास्ते से जाओ कोई बात नहीं, आपका जो सैंक्शन स्पीड है उस पे जाओ, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट से पास होना है आपको या इस क्रॉसओवर से जाना है आपको, तो ये स्पीड से जाना है, तो वही यहां पर बात हुई है। पैरा 815 इंडिकेटर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, उसके बारे में हमारी बात हो रही है। Where indicators are provided under special instruction to furnish information to driver, this should be in black letters or figures on yellow background। यानी जो भी इंजीनियरिंग के इंडिकेटर्स होंगे या किसी भी प्रकार के इंडिकेटर होंगे तो क्या कहा जा रहा है, where indicators are provided under special instructions to furnish information to drivers, these should be in black letters or figures on yellow background। यानी हमारे इंजीनियर, यानी हमारे जो भी इंडिकेटर्स होंगे जो कि ड्राइवर के लिए होंगे अलर्ट करने के लिए, वो हमेशा पीले बैकग्राउंड में काले कलर से लिखा होना चाहिए। दिस शुड बी इन ब्लैक लेटर्स और फिगर्स ऑन येलो बैकग्राउंड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा विसल इंडिकेटर, क्या है, अब इसके अंदर विसल इंडिकेटर, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। विसल बोर्ड शुड बी प्रोवाइडेड, कहां प्रोवाइड करेंगे विसल बोर्ड, तो कह रहे हैं विसल बोर्ड शुड बी प्रोवाइडेड इन रियर ऑफ ऑल प्लेसेस वेयर the view of the driver is obstructed by cutting or tunnel or curves, and where it is necessary to give audible warning of the approach of a train to those working on the track. The whistle boards are fixed at a distance of 600 meter, है कि नहीं, क्या क्या बातें हो गई यहाँ पर विसल बोर्ड के बारे में, तो कहा है कि विसल बोर्ड प्रोवाइड करेंगे वहां पर जहां पर ड्राइवर का व्यू ऑब्स्ट्रक्ट है, बिकॉज इट कैन बी ड्यू टू कटिंग और टनल और कर्व्स, या फिर और
where it is necessary to give audible warning of the approach of a train to those working on track. और जो है ये जरूरी है कि जो लाइन पर काम कर रहे हैं उनको आने वाली गाड़ी से अलर्ट किया जाए, तो वहां पर हमें क्या लगेगा, विसल इंडिकेटर। विसल बोर्ड जो होता है, डब्ल्यू बोर्ड, आर फिक्स एट द डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर्स। विसल बोर्ड को कहां फिक्स किया जाएगा, 600 मीटर की दूरी पर फिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, ये तो डब्ल्यू बोर्ड था, दिस वॉज डब्ल्यू बोर्ड। कौन सा बोर्ड था, डब्ल्यू बोर्ड। ठीक है, अब अगला बोर्ड जो है हमारा कौन सा बोर्ड है, डब्ल्यू एल बोर्ड, विसल इंडिकेटर फॉर लेवल क्रॉसिंग्स। whistle indicator for level crossing, whistle indicator for level crossings। whistle boards are also provided on the approach, यानी एक जगह तो यहां पर हमको बता दिया कि कहां पे प्रोवाइड करेंगे, दूसरा क्या कहा जा रहा है, whistle boards are also provided on the approach of all level crossings where a clear view is not obtained. These bear the letters WL. The details of these whistle boards are described in para 915। विसल बोर्ड के बारे में बात हो रही है, विसल इंडिकेटर बोर्ड के बारे में, जो कि लेवल क्रॉसिंग पे लेता है, यानी डब्ल्यू एल बोर्ड जिसको हम कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, विसल बोर्ड्स आर आल्सो प्रोवाइडेड ऑन द अप्रोच ऑफ ऑल लेवल क्रॉसिंग्स। तो क्या कहां पे प्रोवाइड करेंगे, हर लेवल क्रॉसिंग का अप्रोच पे होगा। वेयर अ क्लियर व्यू इज नॉट ऑब्टेन्ड, जहां पर क्लियर व्यू नहीं दिखता है वहां पर हमको बोर्ड लगाना पड़ेगा, विसल इंडिकेटर बोर्ड। These bear the letters WL, यानी उन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा होगा, WL। The details of these whistle boards are described in para 915। तो ये जो पैरा 915 हमारा है, उसके अंदर जो है डिटेल में विसल बोर्ड्स वगैरह देखने को आपको मिल जाएंगे। जस्ट अ मिनट, पैरा 915 के अंदर देखते हैं क्या है। At the approaches of all level crossing, bilingual whistle boards as per design annexure 9/4 should be erected at 100 meter along the track from the level crossing to ensure the trains of approaching train, to give audible warnings of the approach of a train to the road users। यही ना हमने जो पढ़ा था ना अभी, वही सेम टू सेम चीज यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट हमारा है शंटिंग लिमिट बोर्ड, शायद ये वाला क्वेश्चन पिछले पेपर में था, वो इसके पहले वाला नहीं था। shunting limit boards, they are provided at an adequate distance in advance of the trailing point। यानी shunting limit board के बारे में बात हो रही है, they are provided at an adequate distance in advance of the trailing point। This shall consist of 600 mm by 1000 mm rectangular band होता है, this shall consist of 600 by 1000 mm rectangular band, यानी rectangular board, painted yellow with a black cross on the top of the top and word shunting limit written in black below it। Its height should be 2 meters from the rail level to the underside of the portion containing the cross and the post on which it is fixed। ये मैंने लास्ट टाइम दिखाया था बोर्ड आपको, अभी फिर से दिखा दूंगा। It is fixed painted with 300 mm high bands in white and black color। It should be fitted with a lamp or light showing white light in both direction। ठीक है, तो ये हमारा जो है शंटिंग लिमिट बोर्ड के बारे में हो गया, ये हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था। See, this is typical shunting limit board। डायमेंशन इसका रहता है हॉरिजॉन्टल 600, हाइट 1000। एक क्रॉस इसमें होता है डायगोनल ब्लैक कलर का येलो बैकग्राउंड के अंदर, नीचे शंटिंग लिमिट लिखा होता है, और उसका डायमेंशन आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इसका डिटेलिंग हुआ था। दिस इज नथिंग बट शंटिंग लिमिट बोर्ड। पैरा 816, नेक्स्ट इज पैरा 816। क्या है इसके अंदर, जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। डेटोनेटिंग सिग्नल्स, डेटोनेटिंग सिग्नल्स।
डेटोनेटिंग सिग्नल्स अदरवाइज नोन एज, यानी उन्हीं के नाम है। क्या है डेटोनेटिंग सिग्नल्स का मतलब क्या? डेटोनेटिंग सिग्नल्स अदरवाइज नोन एज डेटोनेटर्स और फॉग सिग्नल्स आर अप्लायंसेस which are fixed on the rails, and when an engine or vehicle passes over them, they explode with a loud sound so as to attract the attention of the driver। यानी कि डेटोनेटर हमारा जो होता है उसके बात कर रहे हैं। डेटोनेटिंग सिग्नल क्या होते हैं? ये एक ऐसा मतलब उनको डेटोनेटर या फॉग सिग्नल भी कहा जाता है। एक ऐसा अप्लायंस है जो रेलों के ऊपर फिक्स किया जाता है कि जिनके ऊपर से इंजन या व्हीकल जब पास होती है तो वो एक्सप्लोड होते हैं लाउड साउंड के साथ में, जोर की शोर होती है, जिससे कि ड्राइवर का अटेंशन ड्रॉ होता है, सो एज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ड्राइवर। यानी इसका मकसद होता है ड्राइवर का अटेंशन ड्रॉ करने का। ठीक है। केयर एंड कस्टडी, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है केयर एंड कस्टडी। व्हाट केयर एंड कस्टडी ऑफ व्हाट? डेटोनेटिंग सिग्नल्स ओनली। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? अ डेटोनेटर शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्पनेस। डेटोनेटर को जो है ना नमी से, डैम्पनेस से, यानी गीलेपन से बचाना है। डेटोनेटर शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैम्पनेस। दे शुड बी स्टोर्ड इन अ टिन केस। स्टोर्ड इन टिन केसेस, उनको स्टोर कहाँ किया जाए? दे शुड बी स्टोर्ड इन टिन केसेस विद पेपर्स रैप्ड ओवर देम। उनको स्टोर कैसा किया जाए? टिन के जो केस होंगे उसके अंदर रखा जाए, जो उनके ऊपर पेपर रैप किए जाए। अ लेयर ऑफ वेस्ट कॉटन मस्ट बी केप्ट एट बॉटम। नीचे के हिस्से में जो है वेस्ट कॉटन, यानी कि जो है कॉटन का जो थ्रेड वगैरह होता है ना, वेस्ट कॉटन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रखा जाए। एंड top of the tin cases must be kept at the bottom and top of the tin cases to avoid contact with the metal। यानी कि टिन केस के अंदर रखने के लिए कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि डेटोनेटर के ऊपर एक पेपर रैप किया जाए और उसके नीचे डेटोनेटर जिस केस में रखा जाएगा, टिन केस के अंदर रखा जाएगा, उसके नीचे और ऊपर के हिस्से में वेस्ट कॉटन वगैरह, यानी एक कपड़ा या थ्रेड वगैरह सॉर्ट ऑफ मटेरियल होता है, वो रखा जाए ताकि मेटल से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? आजकल तो जो मैन्युफैक्चर आजकल जो आ रहे हैं वो टिन केस की जगह प्लास्टिक के केसेस भी मैंने देखे हैं कि आ रहा है, लेकिन मैनुअल कह रहा है कि टिन केसेस होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इन वन टिन केस नॉट मोर देन 10 डेटोनेटर्स शुड बी केप्ट। यानी कि एक टिन केस के अंदर 10 से ज्यादा डेटोनेटर नहीं रखे जाएंगे। इसी तरह से अगला पॉइंट है द टिन केसेस शुड बी स्टोर्ड इन वुडन बॉक्सेस। अभी जो टिन केसेस हैं जिसके अंदर डेटोनेटर, इनको कहां स्टोर किया जाए? केसेस की बात करें, इंडिविजुअल डेटोनेटर टिन केस के अंदर। अभी जो टिन केसेस हैं इनको कहां स्टोर किया जाए, उनकी बात हो रही है अभी। तो क्या कह रहे हैं? द टिन केसेस शुड बी स्टोर्ड इन wooden boxes which should be kept in dry places and not left in contact with the brick walls, damp wood, chloride of lime or other disinfectants। ठीक है। यानी कि क्या कहा गया है कि ये जो टिन केस जो है हमारे, इनको कहाँ रखा जाए? तो इनको वुडन बॉक्सेस में रखा जाए और सूखी जगह रखा जाए, और दीवार के कांटेक्ट में, ईंट की जो दीवार होगी या कोई लकड़ा है डैम्प वुड उसके कांटेक्ट में, या क्लोराइड ऑफ लाइम, ये सारी चीजों के साथ ना रखा जाए कि जिससे जो है इट गेट्स रिएक्टेड। और अदर डिसइंफेक्टेंट्स, दूसरे कोई डिसइंफेक्टेंट से भी दूर रखा जाए। These should not be exposed to steam or other vapors। इसी तरह से जो टिन केसेस होंगे, these should not be exposed to steam or other vapors। स्टीम और वेपर्स से जो है, गैस के वेपर्स वगैरह से बचा के रखना है। ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? अनएक्सप्लोडेड डेटोनेटर्स, जो एक्सप्लोड नहीं हुए हैं, अनएक्सप्लोडेड डेटोनेटर शुड नॉट बी एज फार एज पॉसिबल सेंट from place to place by consignment, they should be conveyed personally or by messenger। यानी क्या कहा जा रहा है? अनएक्सप्लोडेड डेटोनेटर शुड नॉट बी, यानी जो डेटोनेटर हमारे इस्तेमाल में नहीं आए हैं, जहां तक हो सके उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है
एज अ कंसाइनमेंट के तौर पे लाया ना, ले जाया ना जाए, लेकिन अगर कहीं ले जाना है दे शुड बी कन्वेड पर्सनली और बाय मैसेंजर। तो पर्सनली उसको कन्वे किया जाए या किसी मैसेंजर यानी कि किसी आदमी के थ्रू पहुंचाया जाए, उसको एज अ कंसाइनमेंट कोई पैकेज वगैरह में लेके ट्रांसपोर्ट ना किया जाए, ये यहाँ कहने का मतलब है कि नहीं। जैसे हमारे गुड्स होते हैं भाई, कंसाइनमेंट में पैक कर दिया और उसको यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो मना किया है। यहाँ कहा है कि अगर कभी लेके जाने की जरूरत होगी तो कोई पर्सनली लेकर जाए या कोई हमारा मैसेंजर होगा जो यानी आदमी अपने हाथ से लेकर जाएगा, क्योंकि इट इज सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव, ऑल्दो इंटेंसिटी कम है लेकिन ये क्या है, एक तरीके का एक्सप्लोजिव ही है ना, इसके लिए उसके बारे में इस तरीके से कहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, स्टॉक विथ इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स, स्टॉक विथ इंजीनियरिंग ऑफिशियल्स, यानी ये डेटोनेटिंग सिग्नल के बारे में बात हो रही है। इंजीनियरिंग ऑफिशियल के बाद क्या है, तो क्या कर रहा है, ईच पीवे वर्क्स एंड ब्रिज इंजीनियर, ईच यानी एक्चुअली जो रनिंग लाइन हमारी है ना, ओपन लाइन पर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पीवे वाले हो, वर्क्स वाले हो, ब्रिज वाले हो, उनका कभी ना कभी काम के दौरान डेटोनेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो कह रहे हैं ईच पीवे वर्क्स एंड ब्रिज इंजीनियर shall have a stock of detonators sufficient to recoup numbers annually tested. Shall I have a stock of detonator sufficient to recoup the number annually tested and any which may be exploded for works and emergency। यानी कि क्या कहा जाए, जितना आवश्यकता पड़ती है उतने पीवे वर्क्स या ब्रिज इंजीनियर के पास उतना डेटोनेटर होना चाहिए, सफिशिएंट क्वांटिटी टू रिकूप द नंबर्स एनुअली टेस्टेड, ताकि जो है एनुअली उसकी टेस्टिंग की जा सके, एंड विच एनी विच में बी एक्सप्लोडेड फॉर वर्क्स एंड इमरजेंसी। ठीक है, तो उनके पास स्टॉक होना चाहिए। आगे क्या कहा है, पीवे के लिए कहा है कि ज्यादातर इस्तेमाल पीवे में होता है, तो कहा एसएससी पीवे इंचार्ज शैल एंश्योर दैट, यानी देखो पीवे वर्क्स एंड ब्रिज इंजीनियर्स के पास तो होना ही होना है। यहाँ पे अभी पीवे में बीडब्ल्यू इंचार्ज की बारे में बात कर रहा था, एसएससी पीवे इंचार्ज शैल एंश्योर दैट, क्या इंश्योर करे, ऑल गैंग्स, गेटमैन, कीमैन, पेट्रोलमैन एंड वॉचमैन आर इक्विप्ड विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेटोनेटर्स। ठीक है, यानी पीवे वर्क्स एंड ब्रिज इंजीनियर्स के अलावा इंचार्ज पीडब्ल्यूआई की जिम्मेदारी है कि सारी गैंग, गेटमैन, कीमैन, पेट्रोलमैन, वॉचमैन, इनके पास भी उनकी डेटोनेटर होनी चाहिए, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर ना हो, मेरे पास डेटोनेटर में उसको इस्तेमाल कर लूं, ताकि लाइन की सेफ्टी को हम इंश्योर कर सकें। पॉइंट नंबर बी, every ADN, gangmate, keyman, gateman, patrolman and watchman whose duties include protection of track, every AN, gangmate, keyman, gateman, patrolman and watchman whose duties include protection of track shall carry the specific stock of detonator with him on duty for use during an emergency। यानी यहां पर ये कहा है कि देखिए एएन को भी यहाँ पे शामिल कर लिया है। देखिए बाकी तो गैंग के लोग हैं, मेट, कीमैन, गेटमैन, पेट्रोलमैन, वॉचमैन, तो उनके पास क्या हो, दे शुड हैव, जो भी प्रोटेक्शन का जो सामान होता है ना, तो उसके अंदर उनके पास क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड स्टॉक ऑफ डेटोनेटर होना चाहिए जब वो ड्यूटी पर हो, फॉर यूज ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसके अंदर एक चीज जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ पर क्या है, एएन के लिए भी कहा है, एवरी ADEN असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर शुड आल्सो हैव दिस स्टॉक, है कि नहीं, फॉर यूज ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। देखिए बाकी टाइम काम करने के टाइम ऑन ड्यूटी बाकी लोग है, लेकिन ये स्पेसिफिकली ये जो यहाँ पर कहा गया है वो जो है ड्यूरिंग इमरजेंसी एएन के पास में भी, यानी एएन भी अगर है साइट पे इंस्पेक्शन कर रहा है, कहीं कुछ देख रहा, तो ही कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ इट इफ ही फील्स लाइक कि भाई इट इज नॉट सेफ, ही इज ऑन लाइक इंस्पेक्शन वगैरह पे है, तो he should also be having this stock of detonator with him।
बाकी पीडब्ल्यूआई के बारे में इसलिए नहीं कहा है क्योंकि पीडब्ल्यूआई की तो पूरी टीम है यहाँ पर, पूरा मेट हो, कीमैन, गेटमैन, पेट्रोलमैन, वॉचमैन सब पीडब्ल्यूआई का ही है, तो उनके बारे में इसलिए स्पेसिफिक नहीं कहा है। नेक्स्ट, द मंथ एंड ईयर, the month and year of manufacture are shown on the label outside each case। जो इनका केस होगा उसके ऊपर एक लेबल लगा होगा, उसमें मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डेटोनेटर इज रिटन एंड ऑल्सो स्टैम्प्ड ऑन ईच डेटोनेटर। इसी तरह से स्टैम्प भी किया होगा हर डेटोनेटर के ऊपर। आगे क्या कहा है, उनके इस्तेमाल के बारे में कहा है। Detonator should be used in the order of the date stamped on them। क्या क्या है, लेबल के ऊपर तो डेट लिखा है, साथ ही साथ में डेटोनेटर के ऊपर भी स्टैंपिंग की गई है, मंथ एंड ईयर, यानी कब जो ये बनाया गया, किस महीने में, किस साल में। आगे ये कहा है कि भाई हर डेटोनेटर को उस पे जो डेट है स्टैंपिंग की उसके हिसाब से इस्तेमाल किया जाए। मतलब क्या, द ओल्ड इज बीइंग यूज्ड फर्स्ट। ठीक है, सिंपल बात है, सिंपल बात है। इसको अगर हम लोग समझना चाहे, हमारे घर में बहुत सारी कंज्यूमेबल चीजें होती है ना, खाने पीने की चीजें होती है, तो वी ऑल नो कि उसके ऊपर क्या होता है, एक्सपायरी डेट होता है कि नहीं। तो हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर मेरे घर में कोई ऐसी चीजें, दो तीन चीजें हैं जो कि उसके मतलब पेरिशेबल आइटम है और वो उसके एक्सपायरी डेट कुछ ना कुछ है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम देखते हैं कि भाई अगर सिमिलर चीज है तो हम ये देखते हैं कि भाई जो पहले एक्सपायर होने वाला होगा उसको मैं पहले इस्तेमाल कर लूं, और उसके बाद में बाद वाला, ताकि उसकी शेल्फ लाइफ जरा बढ़ जाएगी ना, वो थोड़ा ज्यादा दिन तक चल सकेगा। ऐसे यहाँ पर भी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं समझो अगर एक शॉप पर जाता हूँ ब्रेड लेने के लिए ना, सिंपल एग्जांपल है, ब्रेड लेने के लिए जा रहा हूँ, अब वहां पे उसके जो रैक है उसके अंदर जो है 5-6 ब्रेड्स रखी गई है। तो इट इज ह्यूमन टेंडेंसी कि हम जो ब्रेड जो लेते हैं तो हम देखते हैं एक्सपायरी डेट क्या है उसकी। तो व्हाट वी सी कि जैसे फॉर एग्जांपल आज 8 तारीख है, तो किसी ब्रेड के ऊपर 10 तारीख है, किसी पे 11 है, किसी पे 12 है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं परचेसर हूं ना, मैं परचेसर हूं तो मैं सोचूंगा 12 तारीख वाली ले लेता हूं, ताकि मेरे पास ज्यादा टाइम फ्रेश रहेगी। लेकिन अगर मेरे घर में अगर 2 पैकेट ब्रेड की रखी हुई है, हाँ, एक 10 तारीख की, एक 12 तारीख की है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 8 तारीख वाली, सॉरी 10 तारीख वाली पहले इस्तेमाल कर लूंगा, ताकि ये 12 वाली तो 2 दिन का मुझे समय मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि डेटोनेटर मेरा जो होगा, हम लोग जो है इस्तेमाल करने के टाइम पे जो सबसे पहले डेटोनेटर बनी थी पहले वो इस्तेमाल करूंगा, ओल्ड इज बीइंग यूज्ड फर्स्ट, उसके बाद हम दूसरा यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये नेक्स्ट लाइन हमारी जो है प्रैक्टिकल बात है, यहां पर क्या कह रहे हैं, टू फैसिलिटेट रेडी विड्रॉल इन दिस सीक्वेंस दे शुड बी स्टोर्ड आल्सो अकॉर्डिंगली। यानी कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम ये थोड़ी देखते बैठेंगे कि भाई कौन सा नया कौन सा पुराना। तो ये कहा है कि जो आपका जो टिन केस होगा, या आपका जो समझो टिन केस, हम एक टिन केस बना लेते हैं, है कि नहीं, समझिए मेरा टिन केस है, अब इसके अंदर डेटोनेटर्स रखनी है, मुझे क्या करना है, डेटोनेटर्स रखना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पुराना वाला जो होगा ना, सॉरी जो सबसे नया वाला होगा, ये समझो ये ऊपर ऊपर का हिस्सा, ये लीड यहाँ पर है, हाँ, मैं यहाँ पे एरो मार्क कर देता हूँ समझाने के लिए, समझो यहाँ पर ये लीड है, यानी यहाँ से हम निकालने वाले। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो सबसे नया वाला होगा ना, उसको मैं सबसे नीचे रखूंगा, उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद इस तरीके से करते हैं, हाँ, ये समझो एक पर्टिकुलर डेट के हो गए, फिर उसके बाद में इससे थोड़े पुराने थे, इनको इधर इस तरीके से हमने रखा, है कि नहीं, इस तरीके से हम रखेंगे, और लास्ट में जो सबसे पुराना होगा उसको रखा जाएगा। इसको स्टोरी इस तरीके से किया जाएगा कि जो हम जब निकालने जाएं तो सबसे पहले कौन सा निकले, जो सबसे पुराना है, उसके बाद में इस तरीके से। तो यही कहा है, तो टू फैसिलिटेट रेडी विड्रॉल इन दिस सीक्वेंस दे शुड बी स्टोर्ड आल्सो अकॉर्डिंगली। यानी कि सबसे नए वाले जो नीचे रखे जाएंगे, पुराने वाले ऊपर, तो जब भी मैं इस्तेमाल करूंगा तो ऊपर मेरे हाथ यही लगेगा, तो पहले मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूज ऑफ डेटोनेटर, यूज ऑफ डेटोनेटर्स, सॉरी,
द स्टाफ इन पोजेशन ऑफ डेटोनेटर शैल नॉट मेक एनी इम्प्रॉपर यूज ऑफ देम। देखिए डेटोनेटर ये एक हमारा सेफ्टी अप्लायंस है। क्या है? सेफ्टी अप्लायंस। ऑल्दो इट इज एन एक्सप्लोसिव, एक छोटा सा बॉम्ब सॉर्ट ऑफ मटेरियल है जिसको आप अगर हिट करेंगे जोर से तो इट में एक्सप्लोड, है कि नहीं? तो ये जो है हमको सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया है, इसको कुछ गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तो वही कहा जा रहा है द स्टाफ इन पोजेशन ऑफ डेटोनेटर, यानी जिस स्टाफ को डेटोनेटर दिया गया है ही shall not make any improper use of them, उसका गलत इस्तेमाल ना करे। जिस मकसद से सेफ्टी इंश्योर करने के लिए तो उसके लिए यूज करे। ऑल इंजीनियर्स, अब उसके लिए क्या कहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आदमी को दिया वो तो है ही, साथ में कह रहे हैं ऑल इंजीनियर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट द स्टाफ वर्किंग अंडर देम नो हाउ एंड व्हेन टू यूज डेटोनेटर। यानी जो इंजीनियर्स होंगे जिनके अंडर में ये जो स्टाफ होंगे जिनको डेटोनेटर दिया गया है, वो जिम्मेदार होंगे इस चीज के कि वो हमारे अपने स्टाफ को बताएं कि भाई किस तरीके से डेटोनेटर को इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कब इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं अ डेटोनेटर व्हेन रिक्वायर्ड, अ डेटोनेटर व्हेन रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड शैल बी प्लेस्ड ऑन द रेल। अब किस तरीके से अभी उसको लगाने का तरीका है ना, अब तक तो हमने उसके बारे में पढ़ लिया बहुत कुछ। अब क्या कह रहे हैं? डेटोनेटर व्हेन रिक्वायर्ड टू बी, यानी नौबत आ गई, परिस्थिति आ गई, भाई डेटोनेटर लगाना पड़ेगा। तो कह रहे थे डेटोनेटर व्हेन रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड shall be placed on the rail with the label or brand facing upwards। तो डेटोनेटर में जो ऊपर लेबल वगैरह होगा, जिसके ऊपर जो अपना पंचमार्क वगैरह होता है, जो लेबल होता है डेटोनेटर का, वो ऊपर की तरफ हो। shall be placed on the rail with the label or brand facing upward, यानी लगाने के बाद मुझे दिखना चाहिए हो किस ब्रांड का है। and shall be fixed to the rail by bending the clasp around the head of the rail। बेसिकली आई थिंक सभी लोगों ने डेटोनेटर देखा ही होगा, बट स्टिल अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम के तौर पे बना देता हूँ। ये मान के चलो मिसाल के तौर पर हमारी एक रेल है, सॉरी रेल काफी चौड़ी हो गई है, जस्ट अ मिनट। स्कीमेटिक डायग्राम है कि नहीं? अब यहाँ पर मेरी एक डेटोनेटर है, ठीक है ठीक है, ये डेटोनेटर लगाना, तो ये डेटोनेटर इस तरीके से लगेगी। तो बेसिकली डेटोनेटर मेरी कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये डेटोनेटर इसी तरीके की होती है और इसके ऊपर जो है ना लेड की एक स्ट्रिप होती है, लेड की एक स्ट्रिप होती है ग्रे कलर की, है कि नहीं? लेड तो ग्रे ही कलर का होता है बेसिकली। तो ये इस तरीके से ये ना फोल्डेड होता है ना, समझाने के लिए मैं थोड़ा बड़ा बना दिया। ये बिल्कुल भी चिपटा हुआ होता है वो, इट इज लाइक वाउंडेड, लाइक मैं आपको कैसा बताऊं, इस तरीके से वाइंडिंग होती है, ये बेंड किया होता है, इसका ऐसा रखा हुआ होता है, ठीक है। तो अब हम जब यहाँ लगाएंगे, जब हम इसको फिक्स करेंगे तो हम कैसा फिक्स करेंगे? तो इसको सबसे पहले हेड के ऊपर इसको लगा के, ये जो लगा के आपने रखा था इसको आप खोलेंगे, और खोलने के बाद में क्या करेंगे दोस्तों? खोलने के बाद में हम इसका जो ये एंड्स है इसको रेल को इस तरीके से लगा दिया जाएगा, ठीक है नहीं? तो सम अरेंजमेंट इज लाइक दिस कि डेटोनेटर आपने लगाया और इसका जो ये जो पार्ट आपने जो लेड का स्ट्रिप था उसको आपने बोले तो द रेल बाय बेंडिंग द क्लास अराउंड द हेड, ये जो क्लास पे यानी लेड की जो स्ट्रिप है इसको इस तरीके से लगा दिया जाता है ताकि जब गाड़ी पास हो हवा वगैरह से कोई या कोई वाइब्रेशन से गिरे ना। बेसिकली मकसद क्या है भाई, गाड़ी आने से पहले डेटोनेटर गिर ना जाए, हेड के ऊपर रखा, हवा चली जोर से या वाइब्रेशन हुआ, वो गिर ना जाए, तो इसलिए क्या करते हैं उसको टाई कर दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता है? टाई कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होगा यूज ऑफ डेटोनेटर, किस तरीके से हम लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेस्टिंग। टेस्टिंग ऑफ व्हाट? टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर। भाई डेटोनेटर एक सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव है, हमने उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। अब उसकी जो है कब तक की वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे पता चले? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? टेस्टिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में देख रहे हैं। वंस अ ईयर one detonator shall be taken by the SSCPV in charge from his own stock, यानी साल में एक बार, फ्रीक्वेंसी भी मिल गई हमको साथ में। once a year one detonator shall be taken by the SSCPV in charge from his own stock, वो अपने स्टॉक में से एक डेटोनेटर लेगा, एंड फ्रॉम गैंगमेट, कीमैन, गेटमैन, पेट्रोलमैन एंड वॉचमैन फॉर टेस्टिंग।
इसी तरह से one also from each of the lots in the personal custody of DN, bridge engineer, AEN, SSC works, JE, SSC PWay, where the headquarters of these officials fall within the SSC PWay's jurisdiction. The oldest detonator should be selected for the test. क्या कहा जा रहा है? देखिए टेस्टिंग के लिए पूरा एक लॉट बना लिया यहाँ पर, इसको हम समझे तो हमको समझ में आएगा भाई डेटोनेटर की टेस्टिंग करनी है। इफ इट इज एफिशिएंट इनफ तभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, वरना हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, नया यूज करेंगे। तो क्या है, वंस अ ईयर, साल में एक बार, वन डेटोनेटर शाल बी टेकन बाय द एसएससी पीवे इंचार्ज फ्रॉम हिज ओन स्टॉक। उसका जो स्टॉक होगा पीडब्ल्यूआई इंचार्ज का, वहां से वो एक डेटोनेटर ले लेगा। इसी तरह से मेट, कीमैन, गेटमैन, पेट्रोल मैन एंड वॉचमैन जितने हैं उनसे भी जो है क्या किया जाएगा, वहां से भी एक एक डेटोनेटर ले लिया जाएगा। फिर बाद में आगे कह रहा है वन ऑल्सो फ्रॉम ईच ऑफ द लॉट्स इन द पर्सनल कस्टडी, डीएन की कस्टडी में, ब्रिज इंजीनियर की कस्टडी में, एएन की कस्टडी में, एसएससी वर्क्स की कस्टडी में, जेई एसएससी पीवे की कस्टडी में, है कि नहीं। ये सारे के सारे लोगों के पास से एक एक डेटोनेटर लिए जाएंगे। अब हमारे पास अच्छे खासे तादाद हो गई डेटोनेटरों की, ठीक है। ये जो भी एक एसएससी पीवे इंचार्ज के जुरिडिक्शन में जितने भी ऑफिसर्स आते हैं ना, इनके सबसे जो इंचार्ज पीडब्ल्यूआई को लेके सारे डेटोनेटर को एक जगह जमा करना है। फिर उसके बाद में क्या देखना, देन व्हाट ही इज गोइंग टू डू, द ओल्डेस्ट डेटोनेटर शुड बी सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट। यानी एक लॉट बन गया, इतने सारे डेटोनेटर जो हमारे पास थे, जैसे कि अगर मैं की मैन है तो मेरे पास 10 डेटोनेटर है, तो मेरे पास से मैं एक डेटोनेटर दे दूंगा, या इसी तरह से मेट एक दे देगा, इसी तरह से एएन, डीएन, एसएससी वर्क्स या व्हाटएवर, ब्रिज इंजीनियर, सबके पास से हमें मिल गए, बहुत सारे डेटोनेटर हो गए हमारे पास। अब इनके अंदर से सारे के सारे के जो स्टैंप चेक किया जाएगा, भाई कौन सा डेटोनेटर कब का है। तो जो सबसे पुराना होगा उसकी टेस्टिंग होगी, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। कब की जाएगी, फ्रीक्वेंसी बता दिया, वंस अ ईयर, साल में एक बार ये एक्सरसाइज करना है। पॉइंट नंबर बी, द टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर्स, द टेस्टिंग ऑफ डेटोनेटर शुड बी डन, डेटोनेटर की टेस्टिंग किसके अंदर हो, शुड बी डन अंडर एन एम्प्टी 8-wheeled wagon propelled by an engine and moving at walking speed। यानी टेस्टिंग जब डेटोनेटर की करना है तो 8-wheeled वैगन होना चाहिए जो कि इंजन से खींचा, यानी कि इंजन से नहीं करेंगे। क्या कह रहा है, अंडर एन एम्प्टी 8-wheeled वैगन, वैगन होगा जो एम्प्टी होगा, विच इज प्रोपेल्ड बाय एन इंजन, इंजन से प्रोपेल किया जा रहा है, ठीक है, यानी खींचा जा रहा है इंजन से, एंड मूविंग एट वॉकिंग स्पीड, वॉकिंग स्पीड पर चल रहा है। और किसकी निगरानी में होगा ये सारा काम, तो कह रहे हैं अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द एसएससीपीवे इंचार्ज, एसएससीपीवे इंचार्ज की निगरानी में होगा। हु शैल एंश्योर, साथ ही साथ में उसको क्या करना है, भाई टेस्टिंग कर रहे हैं, डेटोनेटर लगाने के लिए हमारा कोई स्टाफ होगा। देखिए ये नहीं कहा कि इंजन से टेस्टिंग करना है, इंजन के पीछे 8-wheeled वैगन होगा जो कि एम्प्टी होगा, उससे टेस्टिंग करना है। तो अब जो है इंजन पास हो गया, अब जो है वो 8-wheel वैगन है, उसके जो है व्हील के थोड़े से आगे हमारा किसी स्टाफ ने जाकर उसको लगा दिया, किसे, डेटोनेटर को लगा दिया, उसकी टेस्टिंग करना है। तो जो मेरा स्टाफ होगा उसको इंश्योर करना पड़ेगा ना भाई, उसको भी नुकसान ना हो जाए टेस्टिंग के टाइम पे स्पिल ओवर से। तो कह रहे हैं उसके लिए क्या कहा है, हु शाल, यानी इंचार्ज पीडब्ल्यूआई शाल इंश्योर सेफ्टी रेंज ड्यूरिंग टेस्टिंग, यानी टेस्टिंग के दौरान जो भी कोई भी हमारा स्टाफ होगा उसके करीब खड़ा ना हो, मिनिमम 45 मीटर का डिस्टेंस बताया है, उतना दूरी पे जाके खड़े होंगे, ठीक है। फिर टेस्टिंग किया, रिजल्ट ऑफ टेस्ट शुड बी एंटर्ड इन अ रजिस्टर। अब ये जो टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री की जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा ये पॉइंट इसको, लेकिन फिर भी हम लोग ले लेते हैं एक साथ ही में। इट हैज स्प्लिट इन 2 पेजेस, ठीक है, एनीवेज विल ट्राई। The SSCPV in charge shall submit by the end of the year, that is 31st December, a certificate in duplicate to the assistant divisional engineer to the effect, यानी कि इंचार्ज पीडब्ल्यूआई साल के खत्म होने पर यानी 31 दिसंबर तक
एक सर्टिफिकेट इन डुप्लीकेट यानी 2 कॉपी में AEN को देंगे। इंचार्ज विल गिव टू द इफेक्ट, क्या लिखा होगा उसके अंदर, टू द इफेक्ट आई सर्टिफाई दैट, मैं प्रमाणित करता हूं कि, क्या सर्टिफाई करता हूं, आई सर्टिफाई दैट I have tested the detonators from stocks mentioned below in accordance with standing orders for the year ending so and append a list of those that fail to explode। यानी इस प्रकार का एक सर्टिफिकेट PWI इंचार्ज ने देना है दिसंबर महीने साल के अंत में, यानी कि 31 दिसंबर के पहले पहले, टू AEN इन डुप्लीकेट यानी 2 कॉपी में, जिसमें यह लिखा होगा कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने डेटोनेटर्स को स्टॉक में से टेस्ट किया, जो भी प्रोसीजर है उसकी टेस्टिंग करने की उसको फॉलो करते हुए, फॉर द ईयर एंडिंग, जो साल है ना, फॉर एग्जांपल अभी पिछला साल गया 2023, फॉर द ईयर एंडिंग 2023 एंड अपेंड अ लिस्ट ऑफ दोज दैट फेल टू एक्सप्लोड। और मैं यहाँ पे लिस्ट आपके साथ में लगा रहा हूं कि भाई मैंने जो टेस्ट किए थे इसमें से कौन कौन से जो डेटोनेटर हैं ये फेल हुए। ठीक है, ये सर्टिफिकेट हो गया, PWI ने दिया, AEN को दिया। अब AEN क्या करेंगे, assistant division engineer shall countersign and forward 1 copy of the certificate to the DEN with remarks if any। तो AEN क्या करेंगे, वो जो PWI ने सर्टिफिकेट दिया है, जो सर्टिफाई कर रहा है, उसको काउंटर साइन करेंगे और 1 कॉपी, क्योंकि डुप्लीकेट में दिया था, तो 1 कॉपी AEN के पास रहेगी, 1 कॉपी जाएगी DN के पास। तो AEN shall counter sign and forward 1 copy of the certificate to the DN with remarks if any, अगर कुछ रिमार्क देना है तो, अदरवाइज वैसा ही दे देंगे। orders regarding the return or destruction of those lots, the samples from which fail to explode shall be issued by the DN। अब आगे क्या एक्शन लेना है, कि उसको रिटर्न करना है या उसको डिस्ट्रॉय करना है, यानी जो लॉट में से वो डेटोनेटर निकला था जिसकी हमने टेस्टिंग की, उनको रिटर्न करना है या उसको डिस्ट्रॉय करना है, पूरे लॉट को। ये जो है ऑर्डर कौन देंगे, हमारे DN डिविजनल इंजीनियर ऑर्डर देंगे, एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू एक्ट। ये हो गया हमारा टेस्टिंग के बारे में, हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लाइफ ऑफ डेटोनेटर। लाइफ ऑफ डेटोनेटर, तो डेटोनेटर की लाइफ कितनी होती है, तो यहां पे ये पूरा पैरा मैं आपको सामने रखता हूं आपके। द नॉर्मल लाइफ, आमतौर पर द नॉर्मल लाइफ ऑफ डेटोनेटर्स इज 5 years, यानी आमतौर पर डेटोनेटर की लाइफ कितनी है, 5 साल, जब से बना गया तब से 5 साल। मंथन ये है तो उधर लिखा ही है। द लाइफ ऑफ द डेटोनेटर कैन बी एक्सटेंडेड, भाई नाम तौर पे लाइफ उसकी 5 साल है, लेकिन उसकी लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। द लाइफ ऑफ द डेटोनेटर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू 8 years, कैन बी एक्सटेंडेड, इसको अच्छे से समझना है दोस्तों, बस आंख बंद करके 8 years नहीं है, कैन बी एक्सटेंडेड टू 8 years ऑन अ ईयरली बेसिस, यानी 5 साल हो गए तो 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है ऑन अ ईयरली बेसिस, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट, क्या कंडीशन के ऊपर, कि 2 detonators from each lot of over 5-year-old ones are tested for their effectiveness as discussed above। यानी कि क्या किया जाए भाई, 5 साल से पुराने जो हमारे जो डेटोनेटर हमारे पास पड़े हुए हैं, उनके अंदर से, उस लॉट में से 2 डेटोनेटर निकालेंगे हम, 2 डेटोनेटर्स हम उनमें से निकालेंगे, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेस्ट देम। 5 साल से पुराने वाले में से, हर लॉट में से, फ्रॉम ईच लॉट, जितने भी लॉट मेरे पास होंगे, हर लॉट में से 2-2 डेटोनेटर निकाले जाएंगे और उनकी टेस्टिंग की जाएगी। किस चीज के लिए, कि वेदर दे आर इफेक्टिव और नॉट, यानी वो एक्सप्लोड। देखो डेटोनेटर का इफेक्टिवनेस क्या है, कि भाई उसके ऊपर जब कोई व्हीकल आए, इंजन आए, तो वो इट शुड एक्सप्लोड और लाउड नॉइज बनाए, ये उसका काम है। अगर वो ये कर रहा है तो इट इज इफेक्टिव, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा, डेटोनेटर एक्सप्लोड हो गया, मान के चलो, फट तो गया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई वाइब्रेशन नहीं, मतलब नॉइस नहीं आई, तो बोलने का मतलब इट इज नॉट इफेक्टिव। तो इफेक्टिवनेस का मतलब यही हुआ। एंड टेस्ट किया हमने, हर लॉट में से जो 5 साल से पुराने 2-2 डेटोनेटर हमने टेस्ट किया, एंड द रिजल्ट्स बीइंग फाउंड सेटिस्फैक्टरी। ठीक है ना, तो ये चेक किया जाएगा कि भाई वो
रिजल्ट उसके सेटिस्फैक्ट्री है ईयरली बेसिस, यानी 5 साल हो गए, 5 साल से पुराने वाले हमने एक बार टेस्ट किया, ओके मिला, 1 साल के लिए भाई हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से छठा साल पूरा हो गया, फिर एक बार करो, 7वें साल तक करेगा, 7वां हो गया, फिर एक बार 8वें साल। अब 8 साल हो गए, इसके बाद में नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नहीं यूज कर सकते, वो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, इन एनी केस नो डेटोनेटर शुड बी केप्ट इन यूज आफ्टर 8 years। आगे क्या कहा है ये इसको पूरा पढ़ लेता हूं। सच टाइम एक्सटेंडेड डेटोनेटर्स, यानी जिसका टाइम बढ़ाया गया है, सच टाइम एक्सटेंडेड डेटोनेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन ऑल सेक्शंस आफ्टर सेटिस्फैक्टरी राइडिंग। यानी कि अब एक बार जो है सेटिस्फैक्टरी राइडिंग कर दिया मैंने, सेटिस्फैक्टरी टेस्टिंग, एक बार सेटिस्फैक्टरी टेस्ट हो गया तो उन डेटोनेटर्स को वापस से उसकी लाइव जो है उसको सेक्शन में किसी भी सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहा है कि भाई मान के चलो, जरूरी थोड़ी कि इफेक्टिव ही होगा, ये भी तो हो सकता है कि भाई फेल हो गया। तो आगे कहा जा रहा है, आगे क्या कहा जा रहा है कि सपोज इन केस रिजल्ट्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, then they should be, यानी detonator should be, then they should be destroyed, they should be destroyed। उसको क्या किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी कि उसको रखा नहीं जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, यानी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। है कि नहीं, उसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, एज एनविसेज्ड इन सब पैरा 6। तो अभी यहाँ आपको यहाँ पर पैरा 6 जो है डिस्पोजल के बारे में ही है, नेक्स्ट पैरा। तो हम पॉइंट नंबर 6 में चले जाते हैं अभी। ओके, पॉइंट नंबर 6 हमारा है डिस्पोजल ऑफ टाइम बार डेटोनेटर, यानी कि जिसका टाइम पूरा हो चुका और जो है इट इज नॉट इफेक्टिव, तो उसको डिस्पोज कैसा करें। तो डिस्पोजल ऑफ टाइम बार डेटोनेटर्स, क्या कहा जा रहा है, नो डेटोनेटर्स, क्या कहा जा रहा है, नो डेटोनेटर्स दैट बियर्स एनी साइन ऑफ रस्ट एंड इस टाइम बार शाल बी हेल्ड इन स्टॉक। कोई भी डेटोनेटर जिसमें किसी भी प्रकार का रस्टिंग हो गया है या टाइम बार्ड है, यानी कि इट इज नॉट इफेक्टिव, भाई उसकी टाइम लिमिट पूरी होगी। टाइम बार्ड का मतलब ये है भाई 8 साल भी अगर उसके पूरे हो गए तब भी वो टाइम बार्ड है, कुछ नहीं हुए उसको 8 साल के मतलब टेस्टिंग करनी ही नहीं है, वेदर इट इज इफेक्टिव इनइफेक्टिव देखना ही नहीं है। तो जो रस्टेड हो गए या टाइम बार्ड डेटोनेटर है, दे शुड नॉट बी केप्ट इन स्टॉक। Such detonator shall be destroyed by one of the following method। कुछ तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, इनमें से किसी भी एक तरीके से जो है हम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उन डेटोनेटर्स को। तो पहला तरीका क्या है दोस्तों, बाय सोकिंग देम इन लाइट मिनरल ऑयल। क्या किया जाए, उनको जो है लाइट मिनरल ऑयल के अंदर 48 घंटे के अंदर भिगा के रखा जाए। एंड भिगा दिया ऑयल के अंदर, लाइट मिनरल ऑयल के अंदर 48 घंटे यानी 2 दिन तक डुबो के रखा है। एंड देन थ्रोइंग देम वन बाय वन इनटू फायर विद ड्यू प्रिकॉशंस। फिर जो कहीं आग वगैरह लगा के रखेंगे, आग लगी होगी उसके अंदर एक एक करके हम उसको थ्रो कर दिया जाएगा, यानी कि पहले डायरेक्टली नहीं थ्रो करना है, पहले क्या करें, लाइट मिनरल ऑयल में 48 घंटा उसको डुबा के रखे, सोख करके रखे, फिर उसके बाद में एक एक करके एक साथ देखे, एक तो 1 बाय 1 इसलिए लिखा है को अगर ऐसा सोचा अरे सारे के सारे, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लॉट का जो है डिफेक्टिव हमें इनइफेक्टिव डेटोनेटर मिला, तो मेरे पास जो है 3 केस के अंदर 10 होते हैं, या मान के चलो 2 4 5 भी है, तो हम सोचेंगे अरे यार ये तो सबके तो वही करना है, तो हमें क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा 3 केस उसके अंदर डाल देते हैं आग के अंदर, तो ना, इसके लिए मना किया है। पहले तो कहा कि 48 घंटे आप उसको सोख करके रखे, भिगा के रखे, आगे ये कहा है कि भाई एक एक करके फायर में डालें विद ड्यू प्रिकॉशंस। नेक्स्ट क्या है, बाय बर्निंग देम इन इंसिनरेटर, है इंसिनरेटर्स के अंदर उनको बर्न कर दिया जाए, भट्टी वगैरह सॉर्ट ऑफ होती है, इंसिनरेट टू जलाने, यानी इंसिनरेटर में बर्न कर दिया जाए। या बाय, नेक्स्ट तरीका क्या है, बाय डेटोनेटिंग देम अंडर वैगन ड्यूरिंग शंटिंग ऑपरेशन। जो शंटिंग वगैरह होती है यार्ड वगैरह के अंदर, जब शंटिंग होती है तो वो वैगन के नीचे डाल डाल के उनको डेटोनेट, यानी तो पटाखे की तरफ फोड़ दिया जाए, जितने भी डेटोनेटर्स हैं उनको ऑब्वियस ये है, हम आप अपने स्टाफ को बता के, ड्राइवर गार्ड को बता के ही करेंगे उसको। ये भी एक तरीका है डिस्पोजल का, ये इसको जो है खत्म कर दिया जाए, वैगन के नीचे रख रख के डेटोनेट कर दिया जाए। इसी तरह से बाय थ्रोइंग देम इन डीप सी, है ना, समंदर के अंदर उसको थ्रो कर दे।
तो बाय थ्रोइंग देम इन डीप सी। तो ये जो है हमारे मैनुअल के हिसाब से 4 अप्रूव्ड तरीके हैं डेटोनेटर को डिस्पोज करना। पहला, लाइट मिनरल ऑयल के अंदर 48 घंटे के अंदर सोक करने के बाद में एक एक करके फायर के अंदर डाल के उसको डिस्पोज कर देना, या इंसिनरेटर कहीं भट्टी वगैरह है उसके अंदर डाल के जला देना, या फिर किसी वैगन के नीचे डेटोनेट कर देना शंटिंग के दौरान, या गहरे समंदर के अंदर उसको कहीं पर फेंक देना। ठीक है, आगे क्या है पढ़ लेते। द डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइम बार डेटोनेटर शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ। अब इसका जो डिस्पोजल भी करना है ना, डिस्ट्रक्शन करना है ना इसको, डिस्ट्रक्शन ऑफ टाइम बार डेटोनेटर जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, किसकी मौजूदगी में हो, तो कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ JESSCPV। हु शुड एंश्योर दैट, JESSCPV की निगरानी में हो, और उसे क्या इंश्योर करना है, हु शुड एंश्योर दैट every care is taken to see that splinters of detonators do not cause any injury to life and property। भाई आप उसको जब डाल रहे हैं तो जो उसके जो डेटोनेटर को जो है आपने डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो जो उसके स्प्लिंटर्स यानी फटने के बाद में जो पीसेस उड़ेंगे स्प्लिंटर्स, तो वो किसी की जान या प्रॉपर्टी को नुकसान, या कहीं आग ना लग जाए उसकी वजह से, ना किसी की जान को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज क्या कहा है, they should not be buried or thrown in places from where they could be recovered। कोई ये सोचे कि नहीं, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि जो 4 तरीका मैनुअल ने बताया इसी को करना है, दूसरा अपना दिमाग नहीं लगाना है। कोई ये सोचे यार हम खड्डा करें, गहरा खड्डा करें, उसके अंदर डाल के उसको हम लोग क्या कर दे, बरी कर दे, दफन कर दे हम लोग, तो ये नहीं करना है। they should not be buried, या ऐसी जगह पे ना फेंक दिया जाए, उठा के जो है ना कहीं खाई वगैरह में फेंक दिया, या कोई ऐसी जगह पे हमने फेंक दिया कि जो है चलो ठीक है अभी अपने को तो नहीं मिलेगा लेकिन किसी और को मिल जाए, तो ऐसी जगह पे थ्रो भी ना करें कि फ्रॉम वेयर दे कुड बी रिकवर्ड, जहां से वो रिकवर हो। देखो आप किसी चीज को अगर आपने कहीं बरी करके रखा है, तो आज नहीं कल कभी ना कभी जो अगर वहां पर एक्सकवेशन हुआ कुछ भी हुआ तो वो मिल सकती है, और जब मिलेगी तो किसको पता नहीं वो क्या चीज है, तो वो कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए उसको थ्रो करने के लिए भी मना किया, बरी करने के लिए भी मना किया। जो 4 तरीके बताए ABCD, यही हमको फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे डेटोनेटर में है सेफ्टी रेंज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे ये डेटोनेटर में है सेफ्टी रेंज। ये हमने पढ़ लिया था लेकिन अभी हम वापस से ऑफिशियली पढ़ लेंगे। वी ऑल नो इट। सेफ्टी रेंज ऑफ डेटोनेटर, व्हाट इज इट, व्हेन डेटोनेटर्स आर बीइंग टेस्टेड, जब डेटोनेटर को हम लोग टेस्ट करते हैं, व्हेन डेटोनेटर्स आर बीइंग टेस्टेड, नो पर्सन शुड बी अलाउड विद इन अ रेडियस ऑफ 45 मीटर्स फ्रॉम द डेटोनेटर्स टू बी एक्सप्लोडेड। यानी टेस्टिंग के दौरान भी जो है कोई भी व्यक्ति डेटोनेटर से 45 मीटर की रेडियस के बीच में होना नहीं चाहिए। इसी तरीके से ये तो जो फील्ड पर लोग होंगे, ट्रैक पर जो लोग होंगे, या जहां पर भी इसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है वहां के लिए बात हुई है। लेकिन अगर किसी इंजन वगैरह के हैं तो क्या है, द इंजन क्रू शाल रिमेन वेल विद इन द कैब। इंजन का जो स्टाफ होगा वो इंजन के अंदर होगा। इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में यानी कि तजुर्बा की बात कर रहे हैं, इन प्रैक्टिस स्प्लिंटर्स फ्रॉम डेटोनेटर्स व्हेन एक्सप्लोडेड, स्प्लिंटर्स फ्रॉम डेटोनेटर्स व्हेन एक्सप्लोडेड, यहाँ पे ये देखा गया है कि जो डेटोनेटर के जो स्प्लिंटर्स यानी जो उसके जो टुकड़े टुकड़े जो उड़ते हैं, स्पिलओवर्स, व्हेन एक्सप्लोड होता है डेटोनेटर, सेल्डम फ्लाई इन डायरेक्शन टू द रियर ऑफ द व्हील, व्हील के रियर में जाता है, विच डेटोनेट्स देम। यानी कि जो चक्का जो है डेटोनेट करता है उसके रियर में, यानी टुवर्ड्स द क्या कहेंगे हम लोग, ट्रेन के पीछे की पीछे के डिब्बों की तरफ, यानी पीछे की तरफ जाता है। फ्लाई इन डायरेक्शन टू द रियर ऑफ द व्हील विच डेटोनेट्स देम। इसलिए क्या कहा है, स्टाफ should therefore when observing the safety radius place themselves as far as possible on the rear side। तो क्या कर रहे हैं जो लोग टेस्टिंग में जो है टेस्टिंग कर रहे हैं, है कि नहीं, ड्यूरिंग टेस्टिंग when observing the safety radius place themselves as far as possible on the rear, इसलिए rear side में, सॉरी क्या है, मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। क्या कहा है, सेल्डम फ्लाई इन द डायरेक्शन टू द रियर ऑफ द व्हील, यानी कि सेल्डम का मतलब क्या हुआ, बहुत रेयरली ना, सेल्डम ना, सेल्डम का मतलब क्या है, रेयरली। थोड़ा सा मैंने गलत कह दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। हम इसको जरा रेक्टिफाई कर लेते हैं, इसको यहां से हम लोग वापस से रीड इट।
इन प्रैक्टिस यानी तजुर्बे से ये देखा गया है, इन प्रैक्टिस स्प्लिंटर्स फ्रॉम डेटोनेटर्स व्हेन एक्सप्लोडेड seldom fly in a direction to the rear of the wheel which detonates them. इसलिए कहा है कि staff should therefore when observing the safety radius place themselves as far as possible on the rear side. इसको मैं जरा सा एक डायग्राम बना के आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि मैंने दो चीजें कह दिया था, कॉन्ट्राडिक्शन ना हो जाए, तो लेट मी क्लियर इट। आई हैव ट्राइड टू मेक वन। जैसे कि ये समझो मेरी रेलवे लाइन है, यानी रेल है मेरी, और इस रेल के ऊपर यहाँ पर हमने एक डेटोनेटर रखा हुआ है, और ये ट्रेन है, ट्रेन का व्हील है। तो क्या कह रहा है कि अब ये पोजीशन पे है, अब आगे गाड़ी बढ़ेगी तो डेटोनेटर जो है यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से क्या हो जाएगा, डेटोनेटर के ऊपर लोड आएगा ना। तो व्हाट विल हैपन, जिसके ऊपर लोड आएगा, व्हील यहाँ आएगा, तो ये एक्सप्लोड होगा। जब ये एक्सप्लोड होगा तो इसके जो स्पिलओवर्स होते हैं ना, जो स्प्लिंटर्स जिसको हम कह रहे हैं, जो स्प्लिंटर्स वो कह रहे हैं कि जो है आमतौर पे ये आगे की तरफ जाते हैं, दे सेल्डम गो रियर, यानी कि ये पीछे की तरफ आने के चांसेस इनके बहुत कम है। दे सेल्डम फ्लाई इन डायरेक्शन टू द रियर ऑफ द व्हील, यानी पीछे की तरफ नहीं आते हैं, बल्कि देखा क्या गया है कि आमतौर पे ये जो है इसके जो स्पिलओवर्स होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। द सेल्डम फ्लाई इन डायरेक्शन टू द रियर ऑफ द व्हील व्हिच डेटोनेट देम। स्टाफ शुड देयरफॉर, इसलिए जो स्टाफ हमारा होगा, जो यहाँ पे टेस्टिंग में लगा हुआ होगा, when observing the safety radius place themselves as far as possible on the rear side। तो जो भी स्टाफ हमारा होगा, जो भी हमारा स्टाफ होगा जो टेस्टिंग वगैरह में यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, उसको जो है अगर समझो वो यहाँ था, तो उसको जो है किस तरफ आना है, इस तरफ आना है। उसको कहाँ आना है, उसको पीछे की तरफ आना है। ही हैज टू मूव फ्रॉम हियर, यानी कि आगे की तरफ ना जाए। यानी कि देखो डेटोनेटर रख के अगर इस तरफ जाएंगे तो दिस इज, यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर क्या है, रिस्क है, ठीक है। तो ये रिस्क वाला काम ना करें, आगे की तरफ नहीं जाना है, क्या करना है, वी हैव टू मूव बैक साइड। आ रही बात समझ में। ये यहाँ पर कहा गया है कि आमतौर से देखा गया स्प्लिंटर्स पीछे की तरफ नहीं आते, आगे की तरफ जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिंटर को आगे जा रहा तो जाने दो, हमारा जो स्टाफ होगा या जो भी लोग होंगे वो पीछे की तरफ आ जाए। ऑब्वियसली है ये बात, बट ऑब्वियस है कि हमें इसका ख्याल रखना है। क्या, रेडियस ऑफ 45 मीटर, रेडियस जो है ना 45 मीटर का जो दिया, इसका ख्याल रखना है कि वह 45 मीटर दूर पर ही हो, लेकिन आगे ना जाके पीछे की तरफ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्या है, सेफ है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सेफ है। ओके, तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू आवर डेटोनेटर्स। ये हमारा सब कुछ डेटोनेटर से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट पैरा 817, नेक्स्ट है हमारा पैरा 817, वार्निंग सिग्नल डिस्क्रिप्शन, यानी वार्निंग सिग्नल किसको कहा जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, लेट अस रीड इट आउट। द सिग्नल्स टू बी यूज्ड टू वार्न द इनकमिंग ट्रेन, द सिग्नल टू बी यूज्ड टू वार्न द इनकमिंग ट्रेन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी भी प्रकार का खतरा है, किसी भी प्रकार की बाधा है, तो कौन सा सिग्नल को यूज करना है, सिग्नल टू बी यूज्ड टू वार्न द इनकमिंग ट्रेन ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन शैल बी, क्या होना चाहिए, शैल बी रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप एट नाइट। रात का समय है तो रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल हो, और अगर दिन का समय है, अगर दिन का समय है तो रेड फ्लैग ड्यूरिंग डे, रेड फ्लैग ड्यूरिंग डे। ओके, तो जो है वार्निंग सिग्नल क्या है कि भाई जब भी किसी साइड पर खतरा हो, आने वाली ट्रेन को वार्न करना है, तो क्या करना है हमें, रात का समय तो रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल इस्तेमाल करेंगे, दिन का समय तो रेड फ्लैग इस्तेमाल करेंगे, एज पर जनरल अमेंडमेंट रूल 1976 पैरा 3.65, यानी जीएनएसआर का यहाँ पे रेफरेंस दिया है कि नहीं, जीएनएसआर का रेफरेंस दिया है पैरा 3.65 ऑफ जनरल अमेंडमेंट रूल 1976, ठीक है। ये हो गया हमारा 817। नेक्स्ट है हमारा 818, यूज ऑफ वार्निंग सिग्नल्स, यूज ऑफ वार्निंग सिग्नल्स। तो अभी हमने वार्निंग सिग्नल की डिस्क्रिप्शन पढ़ी, अब उसके यूज किस तरीके से करेंगे। यूज ऑफ वार्निंग सिग्नल पैरा 818, व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी, जब ये जरूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है, व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एन ऑब्स्ट्रक्शन इन अ ब्लॉक सेक्शन, a warning signal may be used।
when it becomes necessary to protect an obstruction in a block section, a warning signal may be used as prescribed above, as prescribed under para 3.66 of General Amendment Rule 1976, while the railway servant proceeds to place detonator. है कि नहीं? यानी जीएनएसआर का ये रेफरेंस उन्होंने दिया है कि जब भी जरूरी हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन तो वार्निंग सिग्नल का इस्तेमाल, क्या ऑब्स्ट्रक्शन आएगा ट्रैक पर तो ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए वार्निंग सिग्नल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है आगे? A warning signal is to be shown to give timely warning to a driver of approaching train of any obstruction such as derailed train obstructing adjacent lines, breaches, wash away, floods, landslides, etc. When the railway servant does not have adequate time to do the protection in the normal manner with the detonators as envisaged under rules. क्या मतलब हुआ? ये जो ब्लू लाइन में मैंने अभी अंडरलाइन किया, इसका मतलब क्या है? क्या कहा जा रहा है? मैं पूरा एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप ध्यान दें। अ वार्निंग सिग्नल इज टू बी शोन टू गिव टाइमली वार्निंग टू अ ड्राइवर ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ड्राइवर को आगे अगर कोई खतरा है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको वार्न करने के लिए क्या किया जाए? वार्निंग सिग्नल का इस्तेमाल किया। आने वाली गाड़ी को आगाह करने के लिए, वार्न करने के लिए वार्निंग सिग्नल इस्तेमाल करें। वार्निंग सिग्नल उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया है। रात का समय है तो रेड लाइट, और दिन का समय है तो क्या हमारा रेड फ्लैग है ना, फ्लैशिंग लाइट रेड रात को, दिन में रेड फ्लैग। तो इसको कब इस्तेमाल करेंगे? जैसे आगे कोई बाधा है, डिरेलमेंट हो गया, हाँ, जिसके वजह से एडजेसेंट लाइन, देखिए डिरेलमेंट जिस लाइन पे, वो लाइन तो बंद हो जाएगी। डिरेलमेंट जिस लाइन पे हुआ तो वो तो बंद ही हो जाएगी ना। तो डिरेल आगे ट्रेन ऑब्स्ट्रक्टिंग एडजेसेंट लाइन, उसका प्रोटेक्शन तो अलग ही है। वहां पे ऑब्स्ट्रक्टिंग एडजेसेंट लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, या ब्रीच हो गया, या वॉश अवे हो गया, फ्लड हो गया, लैंडस्लाइड आगे हो गया ना। तो आमतौर पे तो देखो तरीका क्या है भाई, अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें करना क्या है? अगर ऐसी कोई एक्टिविटी घटना हम देखते तो हमें करना क्या होता है? वी हैव टू प्रोटेक्ट। तो क्या यहाँ लेकिन क्या कहा जा रहा है? when the railway servant does not have adequate time to do the protection in the normal manner with the detonators as envisaged under rule. तो जब अगर आमतौर पे तो भाई प्रोटेक्शन करना ही है, लेकिन अगर इतना समय नहीं है हमारे रेलवे स्टाफ के पास, यानी गाड़ी आ गई, इतना समय नहीं है कि वो प्रोटेक्शन करता बैठे, तो वो क्या करेगा? उसके पास जो रेड से है, दिन के टाइम रेड फ्लैग होगा, या रात का टाइम होगा तो रेड फ्लैशिंग लाइट होगी, वो लेकर जो आने वाली गाड़ी की तरफ जो है वो दौड़ेगा और उस गाड़ी को जो है वार्न करेगा ड्राइवर को कि गाड़ी वो रोक दे। ठीक है, ये हो गया। आगे क्या कहा जा रहा है? नॉलेज, the knowledge and possession of warning signal shall be ensured by every railway servant concerned with the use of warning signals as stipulated in para 3.67 of General Amendment Rule 1976. यहाँ पे अभी तीसरा रेफरेंस आ दिया जीएनएसआर के जीआर का 3.67 का। क्या कहा है कि जो भी स्टाफ रेलवे सर्वेंट होगा उसको जो है नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं? उसको जो स्टाफ के पास हमारा जो वार्निंग सिग्नल होगा तो उसको जानकारी होना चाहिए जो वार्निंग सिग्नल के सही इस्तेमाल के बारे में, ये यहाँ पर कहा गया है। तो ठीक है, तो ये हमारा होगा पैरा 818 वार्निंग सिग्नल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ वर्किंग और ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। नाउअडेज हमारे रेलवे में हर बहुत सारे काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा किए जा रहे हैं। तो सेफ वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? सेफ वर्किंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्टर सेफली काम करें, सेफ्टी को ध्यान में रख के काम करें, उसके बारे में हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो आगे क्या कहा जा रहा है? अ लार्ज नंबर ऑफ मेन, आजकल क्या हो रहा है? अ लार्ज नंबर ऑफ मेन एंड मशीनरी आर डिप्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर ट्रैक रिन्यूअल्स, गेज कन्वर्जन, डब लिंक्स, ब्रिज रीबिल्डिंग एटसेट्रा। आजकल जो है बहुत सारे काम जो है मेन एंड मशीनरी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिप्लॉय किए जाते हैं ट्रैक रिन्यूअल के काम के लिए, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, ब्रिज रीबिल्डिंग एटसेट्रा। ऐसा कुछ एग्जांपल उन्होंने कामों के बारे में दे दिया। इट इज देयरफॉर
essential that adequate safety measures are taken for safety of the train as well as the workforce. क्योंकि बहुत सारे काम कॉन्ट्रैक्टर द्वारा मैन पावर या मशीनों द्वारा करवाया जा रहा है आज की तारीख में। जैसे कि कुछ काम है ट्रैक रिन्यूअल का काम, बहुत ज्यादा लेबर लगते हैं, गेज कन्वर्जन, डबलिंग, ब्रिज रीबिल्डिंग। तो यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि essential that adequate safety measures are taken for the safety of the trains as well as workforce। इसलिए यह जरूरी है कि सेफ्टी मेजर्स पहले ले लिए जाए उसके आने वाली ट्रेन के लिए भी, और जो लोग काम कर रहे हैं मैन पावर वर्कफोर्स उनके लिए भी। ठीक है, अब क्या तरीका है बताया गया ये देख लेते हैं। द फॉलोइंग मेजर्स शुड इनवेरिएबली बी अडॉप्टेड। पहला तो क्या कह दिया, कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने काम लिया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसके बारे में कहा है द कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट स्टार्ट एनी वर्क विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रेलवे सुपरवाइजर्स और हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर एट साइट। यानी कि काम शुरू करने की पहली शर्त तो ये है कि जब तक रेलवे का सुपरवाइजर नहीं होगा या उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्टर को सुपरवाइजर नहीं होगा, तीनों की जरूरत। देखो इसमें से दो यानी कि या तो रेलवे सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर वो काम हो सकता है, या रेलवे सुपरवाइजर अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज देवे कि भाई ठीक है भाई पीडब्ल्यूआई नहीं तो अगर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द वर्क अगर उसने मेट को भेज दिया या किसी स्टाफ को भेज दिया उसको काम करना है, तो अगर रेलवे का कोई स्टाफ हमारा होगा वो और कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर होगा तभी काम शुरू होगा। अगर नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर नहीं होगा या रेलवे का कोई स्टाफ नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं होगा। यानी रेलवे का कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर साइट पर है लेकिन हमारे रेलवे का कोई सुपरवाइजर नहीं है या हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो काम नहीं शुरू होगा। क्योंकि यहाँ पर रिस्क दो चीज की इन्वॉल्व है, एक तो रनिंग ट्रेन की रिस्क इन्वॉल्व है, दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं उनका रिस्क इन्वॉल्व है, तो जो है काम शुरू नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेरेवर, आगे क्या कहा जा रहा है, wherever the road vehicles and or machinery are required to work in the close vicinity of railway track। जब भी किसी काम में कुछ रोड व्हीकल या मशीनें हमारे रनिंग रेलवे लाइन, जो हमारी रेलवे लाइन है उसके करीब में उसको काम करना है, आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन द क्लोज विजिनिटी ऑफ रेलवे लाइन, तब क्या कहा जा रहा है कि ये काम कब होगा, तो कहा जा रहा है द वर्क शैल बी सो कैरिड आउट दैट देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट टू द रेलवे स्केड्यूल ऑफ डायमेंशन। तो काम करने के टाइम पे ये इंश्योर कर लिया जाए कि जो IRSOD में जो क्लियरेंसेस दिए गए हैं रनिंग लाइन के बारे में, ओपन लाइन के बारे में, वो जो है उसको कहीं इन्फ्रिंजमेंट ना हो, उसका उल्लंघन ना हो, यानी कि ट्रैक से काफी करीब ना हो, यानी जो क्लियर डायमेंशन हमें बताए गए हैं उसको छोड़कर अगर वो व्हीकल काम कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी इंश्योर कैसा करें, इसको इंश्योर कैसा करें कि भाई गाड़ी है तो चलेगी, पहले दूर थी अब काम करते करते नजदीक भी आ सकती है, तो उसको इंश्योर करने के लिए क्या कहा है, फॉर दिस पर्पज, ये इंश्योर करने के लिए कि देयर इज नो इन्फ्रिंजमेंट, इसको इंश्योर करने के लिए क्या है, फॉर दिस पर्पज द एरिया वेयर रोड व्हीकल्स एंड और मशीनरी आर रिक्वायर्ड टू प्लाई shall be demarcated and acknowledged by the contractor। तो वहां क्या किया जाएगा, वहां पर कुछ मार्किंग डिमार्केशन कर दिया जाएगा कि भाई इस जो है लाइन के आगे या इस फेंसिंग के आगे आपकी मशीन कोई भी नहीं आएगी रोड व्हीकल। इसलिए कह रहा है फॉर दिस पर्पस, इस कारण की वजह से कहा है तो फॉर दिस पर्पस the area where road vehicles and or machinery are required to ply shall be demarcated and acknowledged by contractor। इसी तरीके से गड़बड़ कब होती है उसके बारे में कहा है, स्पेशल केयर shall be taken for turning or reversal of road vehicle machines यानी मशीनरी विदाउट इन्फ्रिंजिंग द रनिंग ट्रैक। यानी कि जब भी मशीनों को टर्न करना हो या उनको रिवर्सल वगैरह करना है तो उस वक्त जरा ध्यान दिया जाए कि वो रनिंग ट्रैक को इन्फ्रिंज नहीं कर रहा। और आगे ये भी कहा है बैरिकेड शैल बी प्रोवाइडेड वेरेवर जस्टिफाइड एंड फीजिबल एज पर साइट कंडीशन। जहां पर जस्टिफाइड होगा, मुमकिन होगा, वहां पर क्या कर दिया जाए, सबसे बेस्ट है कि बैरिकेड ही लगा दिया जाए और फिर काम उस तरफ किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा
The lookout and whistle caution order shall be issued to the trains and speed restrictions imposed where considered necessary. The lookout and whistle caution indicator shall be issued, यानी lookout man को डिप्यूट करने की बात चल रही है. The lookout and whistle caution orders shall be issued to the, नहीं sorry, lookout man की बात नहीं हो रही, I'm sorry. The lookout and whistle caution order, यानी कि देखकर जाओ आगे, whistle बजाओ. Whistle caution order shall be issued to the trains and speed restriction imposed where considered necessary. जहां पर पॉसिबल होगा तो वहां पर लुकआउट और कॉशन यानी देखकर जाएं और सीटी बजा कर जाए, इस तरीके से लुकआउट एंड विसल कॉशन ऑर्डर शैल बी इशूड टू द ट्रेन्स and speed restriction imposed where considered necessary. Suitable flagman detonator shall be provided where necessary for protection of train. कुछ जो फ्लैगमैन होंगे या कुछ डेटोनेटर वगैरह साथ में रखे हुए प्रोवाइड करना है ताकि इंश्योर किया जाए कि रनिंग ट्रेन जो है ना उसके प्रोटेक्शन के लिए. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, द सुपरवाइजर और वर्कमैन, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर की यहां बात हो रही है भाई. द सुपरवाइजर और वर्कमैन शुड बी काउंसल्ड अबाउट सेफ्टी मेजर्स. तो जो भी सुपरवाइजर होगा या जो लोग मजदूर काम कर रहे होंगे उनको काउंसल किया जाएगा, यानी उनको समझाया जाएगा अबाउट सेफ्टी मेजर्स. सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट है रेलवे के रनिंग में और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स है उनके बारे में उनको वेलवर्स कराया जाएगा. आगे क्या कहा जा रहा है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर का जो सुपरवाइजर आएगा उसके बारे में कह रहे हैं, a competency certificate to the contractor supervisors as per pro forma annex shall be issued by AN which will be valid only for the work for which it has been issued. क्या कहा जा रहा है कि जब कोई सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्टर का होगा तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, जो भी सुपरवाइजर होगा और जो वर्कमैन होगा उनको काउंसल करने के लिए अबाउट सेफ्टी मेजर्स तो बताने के लिए कह दिया है. साथ में ये भी कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर को जो सुपरवाइजर होगा उसको एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट दिया जाएगा. कौन इशू करेगा? तो AN विल इशू इट. हु इज गोइंग टू इशू इट? तो AN असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, ही इज गोइंग टू इशू इट. और उसकी वैलिडिटी क्या है? तो बिल्कुल क्लियर का है, वैलिड ओनली फॉर द वर्क फॉर विच इट हैज बीन इशूड. यानी जिस पर्टिकुलर काम के लिए जो सर्टिफिकेट दिया गया है सिर्फ उसके उसी के लिए जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट वैलिड है. इट इज नॉट फॉर द अदर वर्क गोइंग ऑन इन द सेम टाइम पीरियड है, उसके लिए नहीं, जो काम चल रहा है उसके लिए. ओके. तो इसका यहाँ पर एक एनेक्चर 8/5 करके तो जरा हम देख लेते हैं. एनेक्चर 8/5 सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी है ये. Certified that Shri so and so as PV supervisor of Messrs so and so contracting firm has been examined regarding PV working on dash particular work. His knowledge has been found satisfactory and he is capable of supervising the work safely. यहाँ AN साइन कर देंगे. ठीक है. ये हमारा हो गया. क्या पढ़ा हमने? एनेक्चर 8/5. ठीक है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है the ballast, rails, sleepers, other PV material. The ballast, rails, sleepers, other PV material after unloading along track should be kept clear of moving dimension. जो भी हमारा PV का मटेरियल होता है, चाहे वो बलास्ट हो, रेल हो, स्लीपर या अदर PV मटेरियल, आफ्टर अनलोडिंग along the track should be kept क्लियर ऑफ मूविंग डायमेंशन. मूविंग डायमेंशन से काफी दूर रखा जाए. शुड बी क्लियर्ड ऑफ मूविंग डायमेंशन एंड स्टैग्ड एज पर द स्पेसिफाइड हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द रनिंग ट्रैक. तो जो भी बलास्ट होगा, रेल, स्लीपर या पीवे का कोई मटेरियल होगा तो उसको जो है मूविंग डायमेंशन से ट्रैक से दूर रखा जाए और उसकी स्टैकिंग भी इस तरीके से की जाए जो आपकी लिमिट होगी वर्टिकली कहां तक स्टैक कर. द स्टैक्ड एज पर द स्पेसिफाइड हाइट्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द रनिंग ट्रैक. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री साइट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस wherever considered necessary shall be issued by the engineer in charge. ये जो मैनुअल में कुछ तो गाइडलाइन हमें दिया हुआ है लेकिन कोई साइट के हिसाब से कुछ जो काम होगा करने का तो सप्लीमेंट्री साइट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस
wherever considered necessary shall be issued by the engineer in charge. Point number 7. Point number 7. The in charge shall approve. The in charge shall approve the methodology. The engineer in charge shall approve the methodology proposed to be adopted by the contractor with a view to ensure safety of trains, passengers and workers, and he shall also ensure that the methods and arrangement are actually available at site before start of the work, and the contractor supervisors and the workers have clearly understood the safety aspects and requirements to be adopted or followed while executing the work. ठीक है, क्या कहा है कि पहले तो ये कह दिया है कि जो साइट स्पेसिफिक कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे तो उसका सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शन इंजीनियर इंचार्ज द्वारा दिया जाएगा, उसका पालन करना है सबको। इसी तरह से ये कहा है कि इंजीनियर इंचार्ज जो होंगे वो अप्रूव करेंगे मेथोडोलॉजी प्रपोज टू बी अडॉप्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर क्या स्ट्रेटेजी से काम करेगा विद व्यू टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रेन। ध्यान में रहे इंजीनियर इंचार्ज के कि हमें हर समय हर पल ट्रेन की सेफ्टी और पैसेंजर और मजदूरों की सेफ्टी, वर्कर की सेफ्टी एंश्योर करना है। And ensure that the methods and arrangements are actually available at site before start of the work। तो जो मेथड से काम करने वाले उसके लिए क्या अरेंजमेंट है वो साइट पर काम शुरू करने से पहले पहले होना चाहिए। And the contractor supervisors and workers have clearly understood the key aspects, safety aspects। और ये भी इंश्योर करना है कि जो कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर है या जो मजदूर है उन्होंने सेफ्टी एस्पेक्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है। And requirements to be adopted or followed while executing the work। Requirement to be adopted or followed while executing the work। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ गई। नेक्स्ट हमारा पैरा है देयर शैल बी, देयर देखिए ये क्या है, देयर शैल बी एन एश्योरेंस रजिस्टर केप्ट एट ईच साइट। एक रजिस्टर हो जिसे नाम दिया गया है एश्योरेंस रजिस्टर। There shall be an assurance register kept at each site which will have to be signed by both। यानी एक एश्योरेंस रजिस्टर होगा जिसको जो है हर साइट पर होगा, जो जिसे भी साइन करना है, किसे करना है, जॉइंटली साइन करना है। विच हैज टू बी साइंड बाय बोथ, दैट इज रेलवे सुपरवाइजर और इज रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर। यानी रेलवे सुपरवाइजर या उसका रिप्रेजेंटेटिव की साइन हो एश्योरेंस रजिस्टर में और कॉन्ट्रैक्टर के सुपरवाइजर की साइन हो as a token of their having understood of the safety precautions to be observed at site। तो यहाँ क्या कहा है कि एक एश्योरेंस रजिस्टर हो हर साइट पर जो कि जो है रेलवे सुपरवाइजर और जो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर का सुपरवाइजर दोनों लोग उस पर साइन करें। एज अ टोकन ऑफ देयर हैविंग अंडरस्टूड द सेफ्टी प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व एट साइट। यानी जो साइन ले ली जाती है इसका बेसिक लॉजिक ये है कि कॉन्ट्रैक्टर के जो सुपरवाइजर ने काम को अच्छी तरह से समझ लिया है या सेफ्टी इंपॉर्टेंस समझ लिया है, ये सारी की सारी चीजें ही हैज अंडरस्टूड। With this we have completed part A of chapter number 8। पार्ट ए हमने कंप्लीट कर लिया, यानी पैरा 819 तक वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट सेशन वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम पैरा 820।